आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। हर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि दुर्गादास इस समय बोलने के लिए सचमुच अपना मुंह खोलेगा। क्या? बूढ़े आदमी, तुम एक बार और कहो। सोरेन को भी लगा कि उसने गलत सुना है। इस शहर में वास्तव में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसे चीजें बेचने की हिम्मत नहीं करते। बूढ़े दुर्गादास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, युवा मास्टर सोरेन, इसके लिए वास्तव में खेद है। आपके आने से पहले ही मैंने इस छोटे भाई के साथ एक कीमत पर सहमति जताई थी। नियमों के अनुसार हमारे बीच का लेन देन पहले से ही पूरा माना जाता है। इससे मुकरना अच्छा नहीं है। यदि नियम तोड़े गए तो ये बूढ़ा आदमी, मैं भविष्य में इस लाइन में पैर रखने की हिम्मत नहीं रख पाऊंगा। दुर्गादास की बातें सुनकर आरव भी आश्चर्यचकित हो गया। इससे पहले इस बूढ़े आदमी का प्रदर्शन लोगों को यह धारणा देने के लिए पर्याप्त था कि वह केवल लाभ चाहता था। लेकिन उन दोनों ने पहले ही कीमत बढ़ाकर 500 मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल कर दिए थे, और यह बूढ़ा आदमी अभी भी उसे चाहता था। सोरेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। दुर्गादास को देखते हुए उसकी निगाहों में हत्या का इरादा प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी, क्या तुम मानते हो कि मैं अभी तुम्हारी पट्टिका हटा दूंगा और तुम्हें यहां पैर जमाने का कोई रास्ता नहीं दूंगा? सोरेन ने घृणा में अपने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन दुर्गादास के चेहरे पर उदासीनता थी और उसने कहा, हे, ये जगह इस व्यक्ति को नहीं रखना चाहती। स्वाभाविक रूप से कोई जगह होगी जो रखेगी। हालांकि मैं, दुर्गादास, सार क्रिस्टल से प्यार करता हूं। मैं अपने पंखों को अधिक संजोता हूं। जब वो बोल रहा था, दुर्गादास ने उदास सोरेन को अनदेखा किया, आरव की ओर मुड़ा और कहा, ये छोटा भाई, ये सार क्रिस्टल, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। तुम औषधीय जड़ी बूटी ले लो। लेकिन आरव की इस बूढ़े आदमी के बारे में धारणा बदल गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये हर्बल घास, मैं इसे रख लूंगा। जहां तक कीमत की बात है, मैं आपको 500 मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल दूंगा, जो उचित होगा। दुर्गादास ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। चूंकि हम पहले ही कीमत पर सहमत हो चुके हैं, तो ये सौदा तय है। ये बूढ़ा आदमी, मैं सार क्रिस्टल का एक अतिरिक्त टुकड़ा नहीं लूंगा। 100 का मतलब 100 होता है। आरव ने नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में ऐसे सिद्धांतों वाला व्यक्ति था। उसने वास्तव में सिर्फ 100 मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल लिए। चूंकि बूढ़ा आदमी खुद इस पर जोर दे रहा था, इसलिए आरव दूसरे पक्ष को अतिरिक्त लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। लेकिन आरव जानता था कि दुर्गादास ने पहले ही उस दुष्ट सोरेन को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। यह दुष्ट शायद दुर्गादास को शहर से जिंदा बाहर नहीं जाने देगा। आरव ऐसा ही व्यक्ति था। दूसरों ने उसे 1 इंच सम्मान दिया, वो उन्हें 1 फुट लौटा देगा। उसने पहले ही इस बूढ़े आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला कर लिया था। दुर्गादास, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र का पावर हाउस अभी भी डाउन सिटी में थोड़ा कमजोर था। फिर भी जब सोरेन ने देखा कि इन 2 लोगों ने उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सीधे लेन देन को पूरा किया, तो वो बहुत पहले ही बहुत गुस्से में आ गया था। उसने इस समय ठंडे ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, बहुत बढ़िया। इस डाउन सिटी में ये वास्तव में ऐसे साहसी लोगों का सामना करने का मेरा पहला मौका है। हिमल, इस बूढ़े आदमी को मेरे लिए नीचे ले जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो वास्तव में इतना सिद्धांतवादी है। हिमल सोरेन को फॉलो करने वाला चौथे स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र गार्ड था। यह सोरेन का स्वर्ण पदक वाला किराए का ठग था। सोरेन का पीछा करते हुए उसने स्वाभाविक रूप से बड़े अपराध किए। बेशक उसने काफी लाभ ही प्राप्त किए, काफी खेती के संसाधन हासिल किए। इस तरह वो चौथे स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पर पहुंच गया। हिमल की ताकत इतनी थी कि पूरे शहर को देखते हुए भी वो शीर्ष 10 में आ सकता था। वहां मौजूद लोगों में सिर्फ वो था, एक मध्य चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र। सोरेन को किससे डरना चाहिए? हिमल बस आगे बढ़ने ही वाला था कि आरव ने एक हल्का कदम उठाया और हिमल और दुर्गादास के बीच में पूरी तरह से आ गया। ये बूढ़ा आदमी, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, आरव ने शांत भाव से कहा। सोरेन के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा और उसने कहा, उन दोनों का ख्याल रखो। हां, हिमाल भी लड़ाई के लिए बेताब था। उसे धीरे धीरे लोगों को गाली देने का शौक हो गया था। सोरेन का अनुसरण करते हुए वो इस शहर में जो चाहे कर सकता था। ये लड़का मूर्ख और अमीर है,
ये सोचना कि वो अभी भी दोस्तों के प्रति काफी वफादार है, ये सिर्फ इतना है कि वो थोड़ा मूर्ख है। कितनी अफसोस की बात है। ये सोरेन एक छोटा सा उपद्रवी है। शहर में कौन उसे भड़काने की हिम्मत करता है? छोटे को मारो और बूढ़ा आ जाएगा। ये सबसे डरावना हिस्सा है। पिता को बाहर आने की क्या जरूरत है? सामने ये चौकी शायद पार करने लायक नहीं है। मुझे लगता है कि इस लड़के ने खुद को कुछ ताकत के लिए हंसाया और सोचा कि वो लड़ाई के लिए सीमाओं को पार कर सकता है। लेकिन वो जिस व्यक्ति का सामना कर रहा है वो मध्य चरण का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र कोई व्यक्ति है। ये लड़का निश्चित रूप से एक बदमाश पृष्ठभूमि से आता है। परिवार के सभी विशेषज्ञ उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो सोचता है कि वो प्रभावशाली है। सच में वे सभी ग्रीनहाउस में उगाए गए फूल हैं, एक बार बाहर आने पर टूट जाते हैं। ये देखकर कि दृश्य धीरे धीरे थोड़ा नियंत्रण खो रहा था, कई स्टॉल मालिकों ने चर्चा शुरू कर दी। जाहिर है कोई भी आरव के बारे में आशावादी नहीं था। उनकी नजर में आरव और सोरेन लगभग एक जैसे होने चाहिए। दोनों ही बदमाश पृष्ठभूमि वाले थे, बस यही था। सोरेन एक मध्य चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र लेकर आया। क्या आरव बेवकूफ था? बेशक। उन्होंने शुरुआत का अनुमान लगा लिया, लेकिन अंत का अनुमान नहीं लगा सके। आरव वास्तव में एक बदमाश पृष्ठभूमि से आया था, लेकिन ये बदमाश एक स्वर्ग विरोधी बदमाश था। हिमल ने ठहाका लगाया। मध्य चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत पूरी तरह से भड़क उठी। आरव के चेहरे पर एक मुक्का मारा गया। इस तरह की सीधी गाली लोगों के लिए और भी अधिक संतोषजनक थी। आरव के वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई पूरे रास्ते इस दृश्य को शांति से देखते रहे। जैसे ही हिमाल ने मुक्का मारा, ईशान ने घृणा से अपना मुंह सिकोड़ लिया और मुंह से एक शब्द निकला, मूर्ख। चौथे स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र आरव के सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा था। यह पूरी तरह से विनाश को आमंत्रित करने की क्रिया थी। आरव बिल्कुल भी नहीं हिला। वो चुपचाप हिमल को देखता रहा, उसे उस भड़कीले मुक्के का प्रदर्शन करते हुए। जैसे ही वो हिंसक तूफान जैसा मुक्का आरव के चेहरे पर पड़ने वाला था, आरव ने हल्के से अपनी उंगली आगे बढ़ाई। हिमल ने नहीं सोचा था कि पहले स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र उसके सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत कर सकता है। उसके मन में ये आरव वास्तव में मृत्यु को आमंत्रित कर रहा था। जाओ और मर जाओ, हिमल ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। एक मुक्का और एक उंगली ऐसे ही आपस में टकराएगी। ये दृश्य हर किसी की कल्पना में नहीं आया था। हिमल की हिंसक आभा उस समय गायब हो गई जब वो आरव की उंगली के संपर्क में आई। हिमल के चेहरे पर भाव वही जम गए। उसे अपनी आंखों के सामने हो रही हर चीज पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। आह! हिमल ने अचानक एक दयनीय चीख मारी। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। सबने स्थिर होकर देखा और देखा कि हिमाल की छाती पहले से ही ताजा खून से लथपथ थी। ये कैसी स्थिति है? एक उंगली ने चौथे स्तर किसी ट्रांसफॉर्मेशन को अपंग कर दिया। मेरी आंखें धुंधली नहीं है ना? वो लड़का, क्या वो वास्तव में पहले स्तर का सी विकृति है? बहुत शक्तिशाली। मैंने पहले भी हिमल का हमला देखा है। वो बहुत शक्तिशाली है। वो वास्तव में उस लड़के की एक उंगली से हार गया था। बहुत से लोगों को लगा कि उनकी आंखें धुंधली हो गई है। आरव के शरीर पर स्पष्ट रूप से कोई आभा नहीं थी। उसने बस अपनी उंगली से हिमल की मुट्ठी को हल्के से दबाया और हिमल का अंत इस तरह हुआ। ये चौथे स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र था। वो कॉटन कैंडी जैसा क्यों दिख रहा था? इन लोगों ने फिर से आरव की ओर जो आंखें देखी, उनमें घना भय था। आरव ने जमीन पर पड़े हिमल की परवाह नहीं की। उसकी नजर सोरेन की ओर मुड़ी। सोरेन इस दृश्य को देखकर पहले से ही सदमे से स्तब्ध था। इस समय उसने अचानक आरव की नजर को देखा और कांप उठा। मत करो, तुम यहां मत आओ। सोरेन बार बार डर के मारे पीछे हट गया। आरव ने सोरेन की ओर देखा और अचानक मुस्कुराया और कहा, बदमाश है? हुर, मैं बदमाश का पूर्वज हूं। आरव की उस बदनीयत भरी मुस्कान को देखकर सोरेन को बहुत बुरा लगा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, आरव ने हंसते हुए कहा। सिटी लॉर्ड महल में बहुत मोटे मेकअप में एक अर्धनग्न महिला शानदार काले लबादे में एक आदमी की बाहों में अंतहीन सांस ले रही थी। सिटी लॉर्ड महामहिम, आप बहुत शरारती हैं। हाँ, क्या इसे शरारती होना कहते हैं? आगे और भी ज्यादा होने वाला है। हे, मुझे तो बस आपका बुरा होना पसंद है। सिटी लॉर्ड अभी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने वाला ही था कि उसे एक बेहद बेसुरी आवाज ने टोका। रिपोर्टिंग। एक नौकर अपनी आवाज को घसीटता हुआ अंदर घुसा, जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ। सिटी लॉर्ड महामहिम, हालात बहुत खराब है। सिटी लॉर्ड का चेहरा उतर गया और उन्होंने कहा, यह क्या है? इतना उपद्रव क्यों है? ये डाउन सिटी वर्तमान में पहले से ही बन्नी महल समुदाय के शासन के अधीन है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो सकती है? सिटी लॉर्ड महामहिम, युवा मास्टर व नौकर ने जोर से हांफते हुए कहा। सिटी लॉर्ड के हाव भाव बदल गए।
अपनी बाहों में जकड़ी महिला को दूर धकेलते हुए वो खड़ा हुआ और पूछा, यंग मास्टर को क्या हुआ? क्या यह संभव है कि इस शहर में अभी भी ऐसे लोग हैं जो सोरेन को छूने की हिम्मत रखते हैं? यंग मास्टर व उसकी सार ऊर्जा को किसी ने सील कर दिया और फिर शहर के द्वार पर लटका दिया। उस पर कपड़े की एक पट्टी भी लटका दी गई। उस पर लिखा था, क्या तुम एक सांस में नहीं बता सकते हो क्या हुआ मेरे बच्चे को? जल्दी बोलो, क्या लिखा था? सिटी लॉर्ड ने नौकर का कॉलर पकड़ा और पूछा। इस नीच की हिम्मत नहीं है बोलने की। नौकर ने डरते हुए कहा, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक हथेली में मार डालूंगा। सिटी लॉर्ड दहाड़ा, मत करो, मैं बात करूंगा। उस पर लिखा था, मैं कछुए का बेटा हूं। क्या? सिटी लॉर्ड ने उस नौकर को एक हथेली से कुचल दिया। मैं देखना चाहता हूं कि इस शहर में मुझसे ज्यादा घमंडी कौन है। यह कहना कि सोरेन कछुए का बेटा है, क्या ये उसके पिता यानी कि मुझे को डांटना नहीं है? लगता है कि मेरे सिटी लॉर्ड का पिछले 2 सालों में गुस्सा बहुत अच्छा रहा है। पहले से ही ऐसे लोग हैं जो इसकी सराहना नहीं करते और बेलगाम हो जाते हैं। बात खत्म करते हुए सिटी लॉर्ड एक झटके से बाहर निकल गया। सिटी गेट के नीचे लोगों की भीड़ थी। कई लोग इशारे कर रहे थे। वो युवक कौन है? उस छोटे से उपद्रवी का मजाक बनाने के लिए वो जखीम क्यों ले रहा है? परवाह नहीं कि वो कौन है। किसी भी तरह से इस बार ये वास्तव में हमारा गुस्सा निकालता है। ये बदमाश आमतौर पर तानाशाह की भूमिका निभाता था। आखिरकार कोई तो है जो उसे नियंत्रित करने के लिए सामने आया। हाँ, ये सच है। ये पिता और पुत्र की जोड़ी पिशाचों की तरह है। हमें अतीत में कितने सार क्रिस्टल से ठगा है। आप देखिए कि वहां क्या लिखा है। हाल एक बूढ़ा कछुआ, एक कछुए का बेटा, वास्तव में ज्वलंत। सिटी लॉर्ड शक्तिशाली था। सिटी लॉर्ड महल में बादलों जितने ही विशेषज्ञ थे। ये निचले स्तर के मार्शल कलाकार आमतौर पर बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। आज कोई था जो उन्हें अपना गुस्सा निकालने में मदद कर रहा था। वे स्वाभाविक रूप से अपने दिल में मुक्ति महसूस कर रहे थे। आरव शहर के द्वार के ऊपर खड़ा था। एक पैर रस्सी पर था। रस्सी का दूसरा छोर सोरेन के एक पैर पर बंधा हुआ था। वास्तव में वो किसी पतंग की तरह लटका हुआ था। सोरेन अभी भी शुरुआत में गलती स्वीकार करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन उसकी सार ऊर्जा को आरव ने सील कर दिया था। वर्तमान में वो सामान्य लोगों से अलग नहीं था। आरव द्वारा 2 बार ऊपर नीचे किए जाने के कारण उसके शरीर का सारा खून उसके सिर में दौड़ गया। अंत में उसका पूरा शरीर बेहोश हो गया और अब वो बेहोश था। नीचे खड़े मार्शल आर्टिस्ट इस दृश्य को देखकर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने तारीफों की झड़ी लगा दी। अचानक एक बहुत ही जोरदार दबाव सामने से आया। सभी ने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। वे सभी जानते थे कि कौन आया है। सोरेन। सिटी लॉर्ड ने सोरेन को शहर की दीवारों पर दूर से लटकते हुए देखा और वो इतना क्रोधित था कि वो सभी 7 छिद्रों से धुआं उड़ा रहा था। वो आरव से बहुत दूर नहीं आया और हवा में खड़ा हो गया। ठंडी आवाज में कहा, टिड्डे, तुम्हें वाकई इतनी हिम्मत है? वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत कैसे हुई जो शक्ति में उनसे कहीं बेहतर है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है जिसने मुझे सबसे पहले उकसाया। माफ करना, मुझे उससे सबसे ज्यादा नफरत है जो मुझसे भी ज्यादा दुष्ट और घमंडी है। आरव को इतना घमंडी देखकर सिटी लॉर्ड और भी भड़क गया। बच्चा, जल्दी से सोरेन को नीचे उतारो, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह से लाश के बिना ही मरवा दूंगा। सिटी लॉर्ड की हत्या की मंशा पहले से ही छिपी नहीं थी। अगले दृश्य ने सभी को सदमे से अचंभित कर दिया। आरव ने एक ओ कहा और फिर उसने वास्तव में अपना पैर उठाया। डाउन सिटी एक विशाल सीमांत शहर था, इसलिए शहर के द्वार बहुत भव्य रूप से बनाए गए थे। इससे पहले आरव ने सोरेन को सिटी गेट के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाया और वो जमीन से कई 100 फीट दूर था। आरव द्वारा अपना पैर उठाने के बाद पलक झपकते ही सभी ने एक जोरदार धमाका सुना। सोरेन का सिर सीधे जमीन पर जा गिरा। इसके साथ ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के महारथी सिटी लॉर्ड ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सभी ने सोचा कि आरव सिटी लॉर्ड के साथ मौखिक बहस करेगा और कुछ उग्र शब्द कहेगा। कौन जानता था कि आरव वास्तव में इतना आज्ञाकारी होगा और सीधे रस्सी छोड़ देगा। तुमने रस्सी क्यों छोड़ी? सिटी लॉर्ड ने कहा, अभी गुस्से में। लेकिन आरव ने भावशून्यता से कहा, हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं उसे अभी रिहा कर दूं? पफी, सिटी लॉर्ड ने लगभग मुंह से पुराना खून उगल दिया। मैंने तुम्हें रिहा करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें उसे इस तरह रिहा करने के लिए नहीं कहा था। सोरेन की सार ऊर्जा सीलबंद थी और वो शरीर की रक्षा के लिए सार ऊर्जा को बिल्कुल भी नहीं जुटा सकता था। इसलिए सोरेन का अपने नाजुक मांसल शरीर के जरिए जमीन से सीधा संपर्क करना क्या होगा सबको पता है। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट के शरीर सार ऊर्जा के पोषण के तहत बेहद मजबूत होते हैं, फिर भी अंत में ये एक मांस और रक्त वाला मानव शरीर था।
वो कई सौ फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरा। इसके अलावा उसका सिर भी जमीन पर आ गिरा। ओह सॉरी, मैं तो बताना भूल गया। मैंने तुम्हारे कहने पर रस्सियों में काफी सार ऊर्जा डाली थी, इसलिए ये इतनी जल्दी गिर गया। उसे जल्दी से देखो, कहीं वो मर ना जाए। तुम्हारे कहने पर मैं ये सब किया। ऐसा होगा तो ये सबका जिम्मेदार तुम होंगे, बूढ़े आदमी। आरव के शब्द लोगों को चमका दिया। सिटी लॉर्ड का फिगर डगमगाया और वो लगभग हवा से नीचे गिर गया। ये बदमाश पूरी तरह से जानबूझकर ऐसा कर रहा था। तुम्हें हिम्मत है लड़के, आज तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें पछतावा होगा। सिटी लॉर्ड ने घृणा से अपने दांत पीसते हुए आरव को घूरा। बात खत्म करके वो उछला और तुरंत सोरेन के पास पहुंच गया। जमीन पर पत्थर की ईंटें थी। अब तक सोरेन के सिर ने पत्थर की ईंटों को चूर चूर कर दिया था। सोरेन का सिर सीधे जमीन में धंस गया, जिससे उसका आधा शरीर सतह पर रह गया, एक उल्टा जीवित प्याज। शुरुआत से ही सोरेन ने एक भी शब्द नहीं बोला। इससे सिटी लॉर्ड के दिल में एक पूर्वाभास का संकेत पैदा हुआ। अगर ये एक सामान्य गिरावट होती तो सोरेन इस हद तक स्थिति में नहीं होता कि वो चीख भी नहीं सकता। लेकिन उस लड़के ने वास्तव में रस्सियों में सार ऊर्जा डाल दी। पहले की वो गति बहुत तेज थी, यहां तक कि वह उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। तब तक सोरेन नीचे गिर चुका था। सिटी लॉर्ड ने अपने बेटे को जमीन से बाहर निकालने के लिए हाथ उठाया, लेकिन देखा कि सोरेन का पूरा सिर खून से लथपथ था। जाहिर है उसे गंभीर चोटें आई थी। अपने बेटे को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर सिटी लॉर्ड की हत्या की मंशा आसमान की ओर बढ़ गई। आओ गार्ड, सिटी लॉर्ड चिल्लाया। दो मार्शल कलाकार बहुत जल्दी भीड़ से बाहर निकल आए। सिटी लॉर्ड, मां महिम, सोरेन को मेरे लिए सिटी लॉर्ड महल में वापस भेज दो। तुरंत उसका इलाज करने के लिए लोगों को खोजो, सिटी लॉर्ड ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, उन दो मार्शल कलाकारों ने सोरेन को बहुत जल्दी दूर ले गए। सिटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति और भी अधिक गंभीर हो गई। शुरू से अंत तक आरव ने उन्हें नहीं रोका। सिटी लॉर्ड को फिर से अपने सामने आते देख आरव अचानक मुस्कुराया और बोला, ये अनावश्यक कार्रवाई क्यों? दरअसल मैंने अपना वार बहुत सही तरीके से किया। सोरेन अब से सिर्फ एक पागल बनकर रह जाएगा। वो अब से बाहर आकर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम पुहवार्क। इस बार सिटी लॉर्ड को बहुत गुस्सा आया और उसने खून की उल्टी कर दी। वो इतने सालों से शहर का सिटी लॉर्ड था। आज वो वास्तव में अपनी आंखों के सामने इस लड़के के हाथों में नाच रहा था। लोग इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लड़के, तुम अपनी मौत को जल्दी आमंत्रित कर रहे हो, सिटी लॉर्ड ने एक एक शब्द कहा। हाँ, मैं इसके लिए तैयारी कर चुका हूं। लेकिन ये सब इंतजाम तुम्हारे लिए की गई है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सिटी लॉर्ड की धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या तीखी जुबान है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर में भी जिद्दी हो सकते हो या नहीं। सिटी लॉर्ड के हाथ में अचानक एक अंगूठीदार बड़ी कृपान दिखाई दी। हत्या की मंशा बिना किसी छुपे आसमान की ओर बढ़ गई। जब नीचे के मार्शल आर्टिस्ट इस जबरदस्त हत्या की मंशा से घिरे हुए थे तो वे एक के बाद एक पीछे हट गए। आरव, जो सिटी लॉर्ड के विपरीत था, मनसा से बेखबर लग रहा था। सिटी लॉर्ड की हत्या की मंशा सीधे आरव से गुजर गई, बिना किसी प्रभाव के। ये दृश्य देखकर सिटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। सिटी लॉर्ड अपनी ताकत और असली तलवारों और भालों से लड़कर डाउन सिटी का सिटी लॉर्ड बन पाया था। ये नौजवान उल्लेखनीय हो सकता है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा लापरवाह है। सिटी लॉर्ड ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को मार डाला है। ये हत्या का इरादा पहले से ही साकार होने की कगार पर है। ये उस हिमाल से बिल्कुल अलग स्तर पर है। मैंने सुना है कि सिटी लॉर्ड के डाउन सिटी के सिटी लॉर्ड बनने से पहले उसने अनगिनत लोगों को मार था। उस समय जब वो अभी भी छठे स्तर के सी विरूपण में था, उसने पिछले सिटी लॉर्ड को चुनौती देने के लिए अकेले अपने हाथों में रिंगेट ग्रेट कृपाण का इस्तेमाल किया था। पिछला सिटी लॉर्ड 7वें स्तर का सी विरूपण ट्रांसफॉर्मेशन था। सिटी लॉर्ड ने वास्तव में दायरे पार किए और अपने प्रतिद्वंदी को मार डाला, नया सिटी लॉर्ड बन गया। यह देखा जा सकता है कि उसकी ताकत कितनी जबरदस्त है। अब जब सिटी लॉर्ड इतने सालों से 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन में पहले से ही घुस चुका है, तो उसकी ताकत पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर है। वर्तमान सिटी लॉर्ड के खिलाफ सबसे अधिक संभावना है कि 9वें स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, उसने पहले से ही कई सालों से डाउन सिटी में व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई नहीं जानता कि वो अब कितना शक्तिशाली है, लेकिन सिर्फ इस हत्या के इरादे के आधार पर ये आम मार्शल कलाकारों के दिमाग को डगमगा सकता है और वे अपनी मार्शल तकनीकों को भी शायद नहीं दिखा सकते, है ना? युद्ध के लिए एक छोटे से मंच को पार करना आरव के लिए खाने पीने जितना आसान था, लेकिन आम मार्शल कलाकारों के लिए यह स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन था। सिटी लॉर्ड के लिए दायरे पार करने और 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन को मारने में सक्षम होना, जब वो 6ठे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन पर था, तो यह देखा जा सकता था
कि उसकी अवधारणा समझ पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि अवधारणा समझ इस तरह की चीजों में आरव ने पूरे अंतहीन दुनिया को पार कर लिया है। लड़के, मैं ये नहीं सोच सकता कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ क्षमताएं हैं वास्तव में उस हत्या के इरादे से प्रतिरक्षित होना जो मैं जारी कर रहा हूं। हालांकि मेरा रावजिंग हेवन मेलोडी सबेर अटैक को हल करना इतना आसान नहीं है। आज्ञाकारी होकर मरो। नगर के स्वामी ने ठंडी मुस्कान दी। कृपाण कांप उठा और तलवार के शरीर से धातु की टकराने की ध्वनियां निकली। जैसे ही ये ध्वनि निकली, ये एक राक्षसी धुन की तरह थी जो हर मार्शल कलाकार के कानों में गूंज रही थी। नीचे के उन मार्शल कलाकारों ने नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति होगी। उनमें से हर एक ने हताश होकर अपनी आंखों को ढकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर भाव अतुलनीय रूप से पीड़ा में था। यहां तक कि इस विचित्र राक्षसी धुन को सुनकर आरव का मन भी एक समाधि में चला गया। जब नगर के स्वामी ने यह स्थिति देखी तो वो तलवार लेकर आरव की ओर बढ़ा। फिर भी नगर के स्वामी की आंखें धुंधली हो गई और आरव की आकृति गायब हो गई। वो अंदर से घबरा गया और अचानक उसे लगा कि उसकी तलवार को किसी चीज ने रोक दिया है। ये वास्तव में नीचे की ओर वार नहीं कर सकता था। अपनी आंखों को केंद्रित करते हुए नगर के स्वामी की 3 आध्यात्मिक शक्तियां और 7 भौतिक आत्माएं डरकर भाग गई। उसने देखा कि आरव वास्तव में उसके सामने आ गया था। न जाने कब से 2 उंगलियों का उपयोग करके उसकी अंगूठी को पकड़ रहा था। कृपाण की गति रुक गई और ध्वनि तरंग का हमला तुरंत समाप्त हो गया। नीचे के मार्शल कलाकार बहुत जल्दी सामान्य हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरव अपनी उंगलियों का उपयोग करके सिटी लॉर्ड की कृपाण को पकड़ रहा है तो उनमें से हर कोई तब तक चकित रह गया जब तक कि उनके जबड़े जमीन पर नहीं गिर गए। क्या मजाक है, इतनी तेज और भयंकर कृपाण की गति। उसने वास्तव में इसे पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग किया और वह अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। आखिर ये युवा दुनिया में कौन है? वो इतना शक्तिशाली क्यों है? सिटी लॉर्ड की अंगूठी वाली महान कृपाण को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करना, यहां तक कि पीक नोवे स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? बहुत बहुत मजबूत, पूरी तरह से एक ही स्तर पर नहीं, पूरी तरह से कुचला हुआ। एक प्रथम स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन को कुचल रहा है। वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है। आरव के शरीर पर तलवार का इरादा सिटी लॉर्ड के कृपाण इरादे से कहीं अधिक मजबूत था। सिटी लॉर्ड का कृपाण इरादा आरव को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। जो काम दूसरे लोग करने की हिम्मत नहीं करते, आरव ने बिना किसी बाधा के किया। ध्वनि तरंग के हमले से तुम कैसे प्रभावित नहीं हो सकते? सिटी लॉर्ड तब तक घबराया हुआ था जब तक कि वो बात करते समय हकलाने लगा। तुम्हारी उस घटिया चीज के लिए जो मुझे चोट पहुंचाना चाहती है, 1 और 1000 साल की ट्रेनिंग भी काफी नहीं है, आरव ने बेपरवाही से कहा। लेकिन उसका शरीर तलवार की नीयत से उछल पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ सिटी लॉर्ड उड़कर बाहर चला गया। आरव ने पहले भी ध्वनि तरंग का प्रभाव प्राप्त किया था। इस ध्वनि तरंग हमले ने न केवल मार्शल आर्टिस्ट की सुनने की शक्ति पर काम किया, बल्कि ये मार्शल आर्टिस्ट की दिव्य आत्मा पर और भी अधिक लागू हुआ, जिससे बचाव करना असंभव हो गया। लेकिन एक बार जब वो हमला आरव की चेतना के समुद्र में पहुंचा तो आरव की चेतना के समुद्र में लटका हुआ अनाम काला मन का हल्का कंपन करने लगा और हमले को नष्ट कर दिया। आरव के पास बचाव के लिए पहल करने का समय भी नहीं था। यह ध्वनि तरंग हमला सबसे शक्तिशाली था। वो था दिव्य आत्मा का हमला। एक बार दिव्य आत्मा का हमला टूट जाने के बाद किसी को अपनी सुनने की शक्ति को बंद करने के लिए केवल सार ऊर्जा का उपयोग करना होता था और ध्वनि तरंग हमला बेकार हो जाता था। आरव के शरीर से निकली तलवार की मंशा से सिटी लॉर्ड को चोट लगी। उसके अंदरूनी अंग पलट गए, जिससे तुरंत ही बहुत गंभीर आंतरिक चोटें लग गई। आखिर इस लड़के की पृष्ठभूमि क्या है? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अब तक उसने एक भी उचित हमला नहीं किया है। सिटी लॉर्ड के दिल में शब्दों से परे सदमा लगा। वो महसूस कर सकता था कि आरव पूरी तरह से उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, वरना पहले के उस प्रहार से वो पहले ही मर चुका होता। क्या मजाक है। अपने शरीर से निकली शक्तिशाली तलवार की मंशा का उपयोग करके वो 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन मार्शल कलाकार को घायल करने के लिए सीमा पार कर सकता था। अगर वो मार्शल तकनीकों का उपयोग करता तो वो कितनी शक्तिशाली होती। यहां तक सोचते हुए सिटी लॉर्ड अनजाने में कांप उठा। इतना शक्तिशाली अस्तित्व अचानक डाउन सिटी में कैसे प्रकट हो सकता है? आरव को अपनी ओर आते देख सिटी लॉर्ड रैंकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सिटी लॉर्ड महल की दिशा में उड़ गया। आरव ने एक फीकी मुस्कान दी और उसके पीछे चला गया। उसकी गति सिटी लॉर्ड्स की तुलना में बहुत तेज थी और उसने उसे बहुत तेजी से पकड़ लिया। स्लैम! तलवार का इरादा कृपाण इरादे से टकरा गया। सिटी लॉर्ड को आरव द्वारा फिर से उड़ान भरते हुए भेजा गया। ठीक इसी तरह आरव ने सिटी लॉर्ड महल तक सिटी लॉर्ड का पीछा किया। श्रीमान पुष्पित, मदद करो। श्रीमान पुष्पित,
सिटी लॉर्ड की तीव्र पुकार पूरे सिटी लॉर्ड महल में गूंज उठी। टकराना। सिटी लॉर्ड्स का शरीर सीधे सिटी लॉर्ड पैलेस के सामने के गेट को तोड़ता हुआ अंदर उड़ गया। आरव धीरे धीरे सिटी लॉर्ड महल के अंदर चला गया। खून से लथपथ जमीन पर पड़े सिटी लॉर्ड को देखकर उसने शांत भाव से कहा, तुम पिता पुत्र की जोड़ी ने शहर में हर तरह का अपराध किया है। तुमने सार्वजनिक रूप से 10 राज्य संगठन के नियमों का पालन करने की नाटक किया, जबकि निजी तौर पर विरोध किया, और वास्तव में स्वेच्छा से बंगनी महल के नियमों के गुलाम बन गए। मौत अफसोसजनक नहीं है। सिटी लॉर्ड अपने दिल में घबरा गया और उसने अविश्वास से आरव को देखा और कहा, तुम हो? ये कैसे संभव है? मुझे ये खबर क्यों नहीं मिली कि तुम शहर आए हो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें खबर मिल गई होती तो मैं शहर कैसे पहुंच पाता? ठीक है, रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। अब तुम मर सकते हो। मत करो, सिटी लॉर्ड ने निराशा में चिल्लाया। लेकिन आरव उससे परेशान होने के लिए तैयार नहीं था। अपनी उंगलियों से तलवार बनाते हुए तलवार की एक धार हवा की तरह शहर के लॉर्ड की ओर बढ़ी। तभी अचानक उन दो लोगों के बीच एक आकृति प्रकट हो गई। उस व्यक्ति ने हल्के से अपनी आस्तीनें फड़फड़ाई। तलवार क्यूई की वो लकीर बिखर गई। जब सिटी लॉर्ड ने इस व्यक्ति का पीछे का दृश्य देखा तो उन्होंने तुरंत उत्तेजित होकर कहा, श्रीमान पुष्पित, श्रीमान पुष्पित की जीवन बचाने वाली कृपा के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन जब आरव ने अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि बैंगनी महल संप्रदाय ने वास्तव में सोल सागर क्षेत्र को डाउन सिटी के स्टेशन पर भेजा था। आरव के सामने बेंगानी महल संप्रदाय की पोशाक पहने ये व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से सोल सागर क्षेत्र का विशेषज्ञ था। आरव ने यह भी सोचा था कि बैंगनी महल संप्रदाय अधिक से अधिक यहां 9वें स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र योद्धा भेजेगा, लेकिन यहां वास्तव में एक सोल सागर क्षेत्र योद्धा प्रकट हुआ। बैंगनी महल संप्रदाय के सोल सागर क्षेत्र कई प्रतीत होते थे, लेकिन जब पूरे दक्षिणी डोमेन में वितरित किया गया तो यह पर्याप्त नहीं था। चूंकि बैंगनी महल संप्रदाय ने अब तक 6 महान संप्रदायों का उन्मूलन किया था, केवल कई महीने ही हुए थे। अभी भी कई स्थान ऐसे थे जो बहुत स्थिर नहीं थे, इसलिए किले पर कब्जा करने के लिए सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। आरव ने कभी नहीं सोचा होगा कि बेंगानी महल संप्रदाय डाउन सिटी में किले पर कब्जा करने के लिए यहां एक सोल सागर क्षेत्र बिजलीघर भेजेगा। ये एक दूरस्थ स्थान था। बैंगनी महल संप्रदाय के उस भव्य बुजुर्ग की शक्ल अधेड़ उम्र की थी। सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच उन्हें एक उभरता हुआ सितारा भी माना जाता था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जब आरव को देखा तो वो पूरे समय आरव को देखता रहा, लेकिन बोला नहीं। इस समय आरव को बात करते देख उन्होंने भी फीकी मुस्कान दी और कहा, आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि आप 10 राज्य संगठन संप्रदाय के आरव हैं। मैं बैंगनी महल संप्रदाय का पुष्पित हूं। आरव भी शुरुआती झटके से उभरा और शांत भाव से बोला, ओह, मैं आरव ही हूं। अच्छा है, एल्डर पुष्पित ने मुझे एक नजर में पहचान लिया। पुष्पित ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी ताकत से मेरे बंगनी महल के समूह को रोकना, आपको न पहचानना भी असंभव है। इसके अलावा इतनी उम्र में आपके पास ऐसे हुनर है। इस प्रकार का युवा दक्षिणी क्षेत्र की धरती पर सिर्फ आप ही है। आरव ने अपना मुंह सिकोड़ा और कहा, हालांकि मैं काफी हैरान हूं। एल्डर पुष्पित यहां शहर के निचले हिस्से में क्यों है? यह पुष्पित भी आरव के खिलाफ कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था। उसने आरव से बातचीत करने की पहल की। ऐसा लगा जैसे सब कुछ नियंत्रण में है। आरव को पूछते देख पुष्पित ने भी कुछ नहीं छिपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बात तो यह है कि मैं यहां अभी भी आपकी वजह से हूं। आरव ने हैरानी से कहा, मेरे कारण? पुष्पित ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, क्योंकि तुमने बहुत सारे अकल्पनीय काम किए हैं। आकस्मिकताओं को रोकने के लिए संप्रदाय के गुरु ने मुझे दूसरी जगह से यहां नजर रखने के लिए स्थानांतरित करने के लिए बहुत कुछ किया। बस मुझे नहीं लगा कि यह आकस्मिकता वास्तव में हुई थी। आरव ने जब यह सुना तो वो कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जिसने इस सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ को यहां आकर्षित किया था वो वास्तव में अभी भी वही था। लेकिन आरव बहुत जल्दी फिर से उत्सुक हो गया और पूछा, कई सीमावर्ती शहर हैं जो उत्तरी क्षेत्र तक ले जा सकते हैं। आपको कैसे पता था कि मैं निश्चित रूप से इस शहर से होकर जाऊंगा? पुष्पित ने कहा, इस बारे में मार्शल भतीजा रजित अभी भी काफी दूरदर्शी है। उसने एक बार कहा था कि अगर 10 राज्य संगठन का समूह उत्तर की ओर बढ़ता है तो वे निश्चित रूप से टुकड़ों में टूट जाएंगे और छोड़ने के लिए एक बहुत ही दूरस्थ शहर चुनेंगे। और आपके व्यक्तित्व के साथ आप शहर के सबसे जटिल परिस्थितियों को चुनने के लिए बाध्य हैं। यह सोचना कि उसके शब्द वास्तव में सही थे, आरव थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इस रजत के विचार सावधानीपूर्वक थे। वो निश्चित रूप से एक विरोधी था जिससे निपटना बेहद कठिन था। पिछली बार जब ऋषिकेश ने 10 राज्य संगठन के समूह को घेरने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया था तब भी रजत को यह अनुमान था कि यह वही था जो भव्य सरणी की अध्यक्षता कर रहा था।
अपने चरित्र के बारे में इस रजत की समझ बहुत अच्छी थी। वो चीजों को करने के लिए दूसरों की कमजोरियों को पकड़ने में भी असाधारण रूप से कुशल था और उसके कार्य उल्लेखनीय रूप से निर्दयी थे। अगर उसके पास कुछ उपाय नहीं होते तो उसे पिछली बार भी बहुत कुछ सहना पड़ता। आरव के चेहरे पर एहसास की झलक देखकर पुष्पित ने पूछा, मार्शल भतीजे रजत ने कहा था कि तुमसे सावधान रहने की जरूरत है। पहले तो मुझे लगा कि वो बिना किसी बात के इतना बड़ा बतंगड़ बना रहा है। अब देख रहा हूं कि तुम्हारे तरीके वाकई कमाल के हैं। तुमसे मिलने से पहले तो मुझे किसी खबर की भनक तक नहीं लगी। संप्रदाय प्रमुख ने 10 राज्य संगठन के कई मुखबिरों को रखा था। तुम सब कैसे बच निकले? आरव ने भी कुछ नहीं छिपाया। संक्षेप में बताया कि उसने एक छोटा ट्रांसमिशन एरे बनाया था। पुष्पित को आंखें फाड़े और मुंह खुला छोड़कर देखता रह गया। काफी देर बाद पुष्पित ने आखिरकार एक लंबी सांस ली और कहा, मार्शल भतीजे रजत ने जो कहा वो सही था। उत्तरी क्षेत्र में भागने के लिए कदम लेने वाले पुरुषवतम और स्काई मैपल आवारा कुत्ते हैं। तुम मेरी भयंकर आंधी दुनिया के प्राणघातक रोग हो। आरव, मैं वास्तव में पूरी तरह से दांव पर ध्यान केंद्रित करता हूं और इन झगड़ों को नापसंद करता हूं, लेकिन तुम और मैं दोनों अलग अलग स्वामी की सेवा करते हैं। मैं तुम्हें आज जाने नहीं दे सकता। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने ये भी देखा कि यह पुष्पित बंगनी महल के अन्य लोगों से काफी अलग था, वरना उसके साथ इतनी बकवास बात करना संभव नहीं था। लेकिन जब से पुष्पित यहां आया है, यह लड़ाई अपरिहार्य थी। चलो हमला करो, आरव ने शांत भाव से कहा। पुष्पित ने अजीब तरीके से पूछा, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? आरव ने इसके बजाय एक सवाल के साथ जवाब दिया, क्या ऐसा नहीं है? मैं जानता हूं कि तुम्हारी ताकत बहुत भयानक है और तुम युद्ध करने के लिए सरों को पार कर सकते हो, लेकिन मेरे खिलाफ तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। पुष्पित ने अपना सिर हिलाया और कहा। आरव ने बहुत खुश होकर कहा, बिना कोशिश किए कोई कैसे जान सकता है? इस समय सिटी लॉर्ड, जो पूरे समय दोनों लोगों को बातचीत करते हुए देख रहा था, जोर से हंसते हुए बोला, कचरे, तुम क्या सोच रहे हो? श्रीमान पुष्पित एक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ है। तुम एक छोटे से सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र वास्तव में उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें यह भी नहीं पता कि स्वर्ग कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। सोल सागर क्षेत्र सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्रों के लिए एक अजेय अस्तित्व था। यह सामान्य ज्ञान था। आरव की हरकतें दरअसल सामान्य बुद्धि को ही नष्ट कर रही थी। सिटी लॉर्ड को यह बेतुका लगना भी तर्कसंगत था। फिर भी आरव का अस्तित्व हमेशा से सामान्य बुद्धि को चकनाचूर करता रहा था। सिटी लॉर्ड को सिर उठाते देख आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अभी उस व्यवधान के बाद मैं भूल गया था कि तुम भी एक कचरा हो। ठीक है, फिर लड़ने से पहले मैं तुम्हें पहले स्वर्ग भेज दूंगा, इसलिए मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आरव को पहले से ही सिटी लॉर्ड के इस पिता और पुत्र की जोड़ी के आचरण की समझ थी। सिटी लॉर्ड इस व्यक्ति को मानव जीवन की पूरी तरह से अवहेलना थी। सिटी लॉर्ड के रूप में अपने पद का उपयोग करते हुए कौन जानता था कि उसने कितने लोगों का शोषण किया होगा। इस तरह के संकट के बारे में आरव कभी भी नरमी नहीं दिखाएगा। हालांकि पुष्पित ने स्पष्ट रूप से आरव को सिटी लॉर्ड को मारने देने की योजना नहीं बनाई थी। उसने उदासीनता से कहा, सिटी लॉर्ड ने पहले ही मेरे बंगनी महल के प्रति निष्ठा की शपथ ले ली है। मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। सिटी लॉर्ड यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर पुष्पित। यह सिटी लॉर्ड बंगनी महल के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेगा। बात खत्म करके वो फिर से आरव की ओर मुड़ा और बोला, पंख, श्रीमान पुष्पित के सामने भी तुम इतना अहंकारी होने की हिम्मत कर रहे हो। बंगनी महल के द्वारा दक्षिणी डोमेन का एकीकरण पहले से ही कुछ ऐसा है जिसे रोका नहीं जा सकता। क्या तुम इन 10 राज्य संगठन के बचे हुए वंशजों को अभी भी हाथ जोड़कर गिरफ्तारी देने के लिए आज्ञाकारी नहीं हो? पुष्पित के समर्थन से सिटी लॉर्ड को लगा कि उसकी कमर और भी सीधी हो सकती है, लेकिन आरव सिटी लॉर्ड से परेशान होने के लिए अनिच्छुक था। इसके बजाय उसने बेपरवाही से पुष्पित से कहा, अगर मैं उसे मारना चाहता हूं तो मुझे रोक नहीं सकते। अभी उसकी आवाज भी धीमी नहीं हुई थी कि अचानक नगर के राजा के महल में असंख्य फूलों की पंखुड़ियां प्रकट हो गई। ये ठीक आरव की सहस्त्र पंखुड़ियां थी। ये दृश्य देखकर पुष्पित की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। इस चाल की शक्ति बहुत भयानक थी। हालांकि ये उसके लिए उल्लेख करने लायक नहीं था, लेकिन नगर के राजा के लिए ये उसे कई बार मारने के लिए पर्याप्त था। पुष्पित ने अपनी आस्तीनें जोर से हिलाई। राजसी सार ऊर्जा ने उन फूलों की पंखुड़ियों को दूर तक फैला दिया। जब नगर के राजा ने ऐसी भयावह चाल देखी तो उसकी आंखों में एक स्तब्ध भाव प्रकट हुआ, लेकिन पुष्पित को इसे सहजता से हल करते देखकर वो और भी घमंडी हो गया। हा, तुम बस एक लड़का जो अपनी ताकत को ज्यादा आंक रहा है। मैं यही खड़ा हूं। तुम आओ और मुझे मार डालो। आओ
और मुझे मार डालो। नगर के राजा ने जोर से हंसते हुए आरव से कहा। अचानक नगर के राजा की हंसी अचानक बंद हो गई, क्योंकि उसे अपनी पीठ के पीछे ठंडक महसूस हुई। 2 उंगलियां उसकी पीठ के बीच में दबाई हुई थी। पता नहीं कब से। जैसी तुम्हारी इच्छा। आरव की आवाज मानो नर्क से आई हो। शक्ति जारी हुई। एक तेज और भयंकर तलवार की तान ने तुरंत सिटी लॉर्ड के दिल को छेद दिया। पुष्पित ने पहले क्षण में प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन सिटी लॉर्ड को बचाने के लिए उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। अवतार शरीर। सामने एक आरव और पीछे और एक को देखकर पुष्पित की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि इस आरव से निपटना कल्पना से भी अधिक कठिन था। जहां तक सिटी लॉर्ड के जीवन और मृत्यु का सवाल है, पुष्पित वास्तव में बहुत चिंतित नहीं था। सिटी लॉर्ड ने अपनी अंतिम चेतना का उपयोग अपने सिर को नीचे करने और अपनी छाती को देखने के लिए किया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। अंत में उसकी चेतना पूरी तरह से गायब हो गई और उसका शरीर कमजोर होकर जमीन पर गिर गया। लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है, पुष्पित ने एक आह भरी और कहा। अवतार शरीर उसके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, लेकिन सिटी लॉर्ड के लिए यह घातक था। आरव के साधन अटूट थे। इससे वास्तव में बचाव करना असंभव हो गया। पुष्पित अपनी आंखों के सामने एक बार फिर इस युवक को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, मानो उसके पास असीमित तरीके हों। यह उस सीमा तक नहीं था जहां आरव के पास वास्तव में उससे लड़ने की योग्यता थी। पुष्पित ने बहुत जल्दी इस विचार को नकार दिया। यह कैसे संभव था? सोल सागर क्षेत्र और सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बीच एक विशाल खाई थी। इसे पार करना असंभव था। अकेले ही आरव अभी भी केवल प्रथम स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन में था। उसके साथ क्या हो रहा था? वो वास्तव में एक किशोर युवा से भयभीत था। वास्तव में उम्र बढ़ने के साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी। पुष्पित अपने दिल में आत्महीनता से हंसा। ठीक है, वो बाधा डालने वाला साथी पहले ही समाप्त हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति हमें बाधा नहीं पहुंचाएगा। जब आरव बोल रहा था तो वो वास्तव में लड़ने के इरादे से भरा हुआ था। क्या तुम वाकई मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारी ताकत कम नहीं है, लेकिन यह ठीक है कि मैं सीमाओं को ठीक से समझ न पाऊं। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का गिरना वाकई बहुत दयनीय है, पुष्पित ने एक बार फिर पूछा। आरव को नहीं लगा कि इस पुष्पित के पास अभी भी प्रतिभाओं को संजोने वाला दिल है, और वह बल्कि आश्चर्यचकित था। लेकिन चूंकि आरव सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गया था, इसलिए उसे अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना बाकी था। वो पहले से ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्रों में बेजोड़ था। केवल सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ ही उसके प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य थे। ये पुष्पित स्पष्ट रूप से आरव के लिए एक अनुकूलित प्रतिद्वंद्वी था। हाँ, एल्डर पुष्पित वास्तव में उन 2% के ऋषिकेश से काफी अलग है, लेकिन आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने सबसे अच्छे चाल के साथ मुझ पर हमला करो। अगर मैं आज तुम्हें हरा भी दूं, तो भी मैं तुम्हें जाने दूंगा, आरव ने बड़ी हंसी के साथ कहा। अहंकारी। पुष्पित की नजर में यह आरव बहुत अहंकारी था। एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र कह रहा है कि सोल सागर क्षेत्र को जाने देगा। यह सुनने में कुछ हद तक हास्यास्पद लग रहा था, चाहे कोई इसे कैसे भी सुने। पुष्पित का चेहरा थोड़ा उदास हो गया और उसने कहा, कितना उग्र लड़का है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे हराओगे। बात खत्म करते ही दोनों लोग बिना किसी पूर्व परामर्श के बीच हवा में आ गए। अपनी ताकत से सिटी लॉर्ड महल में लड़ते हुए शायद बगल में मौजूद मुर्गियां और कुत्ते भी खत्म हो जाए। तुम लोग देखो, वहां 2 लोग आमने सामने हैं। उस बैंगनी शर्ट वाले आदमी के पास इतना शक्तिशाली दबाव है। ऐसा नहीं लगता कि सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास यह हो सकता है। नहीं, क्या वो सोल सागर क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है? हे भगवान, क्या ये सोल सागर क्षेत्र है? वाकई बहुत शक्तिशाली। इतनी दूर से अलग होने के बाद भी मैं कुछ हद तक घबराया हुआ हूं। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो जानबूझकर सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ का दबाव भी नहीं छोड़ रहा है। उसके सामने वो युवक कौन है? लगता है कि सिर्फ फर्स्ट लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में है। हवा में आमने सामने ये 2 लोग लड़ने वाले नहीं हैं, है ना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? फर्स्ट लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन बनाम फर्स्ट लेवल सोल सागर क्षेत्र। क्या वह लड़का मूर्ख है? तुम मूर्ख हो। वो युवक वही युवक है जिसने अभी अभी शहर के दरवाजों के ऊपर सिटी लॉर्ड के बड़े रिंग सेबर को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो सिटी लॉर्ड का पीछा करते हुए सिटी लॉर्ड के महल में जा रहा था और उसने वास्तव में सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ को उकसाया था। लेकिन चाहे उसकी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सोल सागर क्षेत्र के खिलाफ मुकाबला करना यह सबसे ज्यादा निराशाजनक कार्रवाई है। क्या सिटी लॉर्ड के बड़े रिंग सेबर को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना? हे भगवान, क्या युवा अब इस हद तक शक्तिशाली हो गए हैं? वास्तव में ये सामने की लहरें सभी समुद्र तट पर मारे गए हैं। एक बार जब आरव और पुष्पित प्रकट हुए
तो उन्होंने बड़ी संख्या में मार्शल कलाकारों को भीड़ में इकट्ठा कर लिया और उन्हें देखने लगे। लेकिन पुष्पित की आभा बहुत मजबूत थी। वे सभी मार्शल कलाकार आत्मचेतना से देखने के लिए दूर दूर तक भीड़ में खड़े थे। किसी ने भी उन दोनों लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन, आरव ने धीमी आवाज में चिल्लाया और सीधे ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों का सामना करते हुए उनका वर्तमान दायरा गंभीर रूप से बहुत कम था। इसलिए आरव ने सीधे ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। पुष्पित की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने आरव की आभा को तीव्र गति से बढ़ते हुए देखा और वास्तव में द्वितीय स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत तेजी से तोड़ दिया। आरव की आभा पूरी तरह से बढ़ गई, अंततः चौथे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन पर रुक गई। आरव ने सबसे पहले अपने शरीर में सार ऊर्जा की शक्ति उधार ली और तुरंत 3 छोटे क्षेत्रों को तोड़ते हुए मध्य चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचे। इस दृश्य को देखकर पुष्पित की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। ये क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपने अभी उपयोग किया है वो ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन है? पुष्पित ने आश्चर्य से कहा। क्या आप वास्तव में ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन को जानते हैं? पुष्पित ने तुरंत इसे देखा। यह सुनकर आरव भी काफी आश्चर्यचकित हुआ। ये वास्तव में ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने सुना है कि आप चुपचाप भयानक आंधी दुनिया में घुस गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पटेल परिवार के मार्शल आर्ट मैनुअल चुरा लिए हों? पुष्पित का मस्तिष्क अपने आप को इसके चारों ओर लपेट नहीं सका। चुरा लिया? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। पटेल परिवार के उन मूर्खों में सबसे ज्यादा संभावना है। अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो इसे मेरे स्तर तक इस्तेमाल कर सके, आरव ने शांत भाव से कहा। पुष्पित को अनजाने में झटका लगा और उसने खुद से सोचा कि यह सच भी है। अभी कुछ ही महीने हुए थे। अगर आरव ने वाकई मूल आत्मा 9 विकृतियां चुराई है तो यह बिल्कुल असंभव था। इस स्तर तक साधना करना असंभव है। सी ट्रांसफॉर्मेशन से सीधे मध्यम चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना, इतना लंबा अंतराल बहुत ही अपमानजनक था। पुष्पित को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि आरव ने केवल 3 छोटे क्षेत्रों को ही क्यों तोड़ा। इसका कारण यह था कि उसका सार ऊर्जा सागर बहुत बड़ा था। आरव की नींव के साथ 3 छोटे क्षेत्रों को आगे बढ़ाना पहले से ही सीमा थी। लेकिन जिस तरह से उनके नीचे के मार्शल कलाकारों ने इसे देखा, वो पूरी तरह से मामला नहीं था। उस युवक ने अभी कौन सी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया? वो वास्तव में पलक झपकते ही मध्य चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बहुत बढ़िया। पहले कभी नहीं सुना कि अभी भी ऐसी विकृत मार्शल तकनीक है। ऐसी मार्शल तकनीक के साथ क्या युद्ध के दायरे को पार करना खाने पीने जितना आसान नहीं होगा? शुरू में लगा कि यह सिर्फ एकतरफा लड़ाई थी। अब ऐसा लग रहा है कि देखने के लिए एक अच्छा शो है। उस युवक की ताकत शुरू से ही बहुत भयानक थी। अब उसने वास्तव में लगातार 3 छोटे दायरे तोड़ दिए, जबकि मुझे नहीं पता कि यह सोल सागर क्षेत्र के करीब कितनी दूरी खींच सकता है। कमोबेश देखने लायक कुछ है। डाउन सिटी में 100 साल में ऐसी लड़ाई मिलना मुश्किल है। इन मार्शल कलाकारों का खून खौल रहा था। वे इस महान लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दक्षिणी क्षेत्र में सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत कम थे। 8 महान संप्रदायों को छोड़कर सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत कम थे। जैसे ताकत के बीच असमानता सी विरूपण क्षेत्र से सोल सागर क्षेत्र में घुसने की इच्छा, उसी तरह एक स्वर्गीय खाई थी। आज सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ स्तर की महान लड़ाई देखने में सक्षम होना शायद उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1000 बहती पंखुड़ियां। आरव की कैंगुआ तलवार हिल गई। अनगिनत उड़ती पंखुड़ियां बह गई। अब जब आरव सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गया तो उसका 1000 बहती पंखुड़ियों का निष्पादन पहले से ही उसकी उंगलियों की नोक पर था। इस मार्शल तकनीक को निष्पादित करने में वास्तव में बिल्कुल भी समय की आवश्यकता नहीं थी। आरव ने हल्के से छलांग लगाई। अनगिनत उड़ती पंखुड़ियों से लिपटी कैंगुआ तलवार पुष्पित की ओर कट गई। अच्छा बेटा, ये देखो। हालांकि पुष्पित को आत्मविश्वास था, फिर भी उसने इस समय आरव को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। आरव की युद्ध शक्ति उसके स्तर से कहीं ज्यादा थी। इस समय लगातार 3 छोटे छोटे क्षेत्रों को पार करते हुए भगवान ही जानते थे कि उसकी शक्ति कितनी भयानक थी। शक्ति में इतनी वृद्धि पहले से ही साधारण मार्शल कलाकारों के लिए बहुत भयानक थी। एक शीर्ष प्रतिभा के लिए तो ये और भी भयानक हो गई। आरव की गति धीमी लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये तेज थी। इसके अलावा ये अनिश्चित था, बिल्कुल एक भूत की तरह। इसके अलावा वो जिन जगहों पर पहुंचा वहां बड़ी मात्रा में फूलों की पंखुड़ियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में अनगिनत बड़ी बड़ी फूल की पंखुड़ियां खिल गई हों। क्रेन डांस 7 अब्सोल्यूट पाम। पुष्पित की हथेली की शक्ति बाहर निकली। ये अमर क्रेन के नृत्य के समान था, सुंदर और फुर्तीला। इस अवसर पर एक सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकार की शक्ति सभी संदेह से परे प्रदर्शित हुई। पुष्पित की हथेली की हवा जहां भी पहुंचती
आरव की हजारों पंखुड़ियां तुरंत नष्ट हो जाती। आरव की हजारों पंखुड़ियां सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में लगभग अजेय थी, लेकिन पुष्पित के सामने वे किसी भी तरह का लाभ नहीं उठा सकती थी। ये सोल सागर क्षेत्र है, वाकई शक्तिशाली। एक साधारण चाल इतनी भयानक शक्ति के साथ विस्फोट कर सकती है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसका सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मुकाबला कर सकता है। भाड़ में जाओ। क्या तुम अंधे हो? जो युवक उसके साथ लड़ रहा है, क्या वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में नहीं है? अगर मैं अपनी आंखों से न देखूं तो मैं सचमुच ये विश्वास नहीं कर सकता कि वास्तव में कोई सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र है जो सोल सागर क्षेत्र के साथ इस स्तर तक लड़ सकता है। वो युवक वाकई शक्तिशाली है, लेकिन वो उस बैंगनी शर्ट विशेषज्ञ के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हार निश्चित है। आरव और पुष्पित ने पलक झपकते ही 100 चालें बदल ली, लेकिन आरव पुष्पित के चारों ओर 50 फीट के दायरे में भी प्रवेश नहीं कर सका। इसके अलावा पुष्पित पूरे समय रक्षात्मक था और उसने अभी तक एक बार भी हमला करने की पहल नहीं की थी। इसलिए अन्य मार्शल कलाकारों के अनुसार आरव की ताकत बहुत कमजोर थी। वास्तव में वे नहीं जानते थे कि ऐसा नहीं था कि पुष्पित जवाबी हमला नहीं करना चाहता था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे जवाबी हमला करने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। आरव का फिगर अनिश्चित था। हमला करने पर वो भाग जाता था। ऐसा लग रहा था कि वो आक्रामक तरीके से लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। पुष्पित ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आरव का अगला हमला कहाँ होगा। केवल आरव के पहल करने का इंतजार करके ही वो निष्क्रिय रूप से जवाबी हमला कर सकता था। शुरू से लेकर आखिर तक आरव ने ही पहल की। आरव का हमला पुष्पित के लिए खतरा नहीं बन सकता था। इसी तरह पुष्पित के पास भी आरव को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। पवन प्रवाह की अवधारणा को अपनी चालढाल तकनीक में समाहित करके इसने आरव की चालढाल को अत्यंत विचित्र बना दिया। आरव को पकड़ने के लिए पुष्पित को अपने रक्षात्मक घेरे को छोड़ना पड़ा और आरव को पास आने देना पड़ा। लेकिन पुष्पित, जो पहले से ही आरव के तरीकों को देख चुका था, इस समय ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सका। कौन जानता था कि इस लड़के के पास कोई शक्तिशाली हमला था या नहीं जो सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ की सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को भेज सकता था। इसलिए पुष्पित ने भी सुरक्षित खेलने का फैसला किया। पहले आरव के साथ गहन हमले किए। अब तक की लड़ाई आसमान से गिरते फूलों की तरह लग रही थी। वास्तव में यह सिर्फ 2 लोगों का वार्म अप था। बस जिस तरह से दूसरे मार्शल आर्टिस्ट इसे देख रहे थे, यह पहले से ही एक चरम लड़ाई थी, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इन 2 लोगों के एक मामूली प्रहार का सामना कर सके। भीड़ में ईशान और बाकी लोग भी लड़ाई देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि आरव अचानक सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ से भिड़ गए हैं, तो उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक महान संप्रदायों के शिष्य होने के नाते वे सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की ताकत से गहराई से वाकिफ थे। ईशान वे सभी जानते थे कि आरव ने एक बार दिव्य तलवार संप्रदाय के भुवन को हराया था, लेकिन सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ के खिलाफ जीत की संभावना क्या थी? उनके दिलों में वास्तव में कोई स्कोर नहीं था। इस समय आरव को पुष्पित के साथ युद्ध में उलझा हुआ देखकर वे अपने दिलों में थोड़ा शांत थे। हालांकि वे ये भी जानते थे कि असली लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। आरव, क्या तुम इसे इसी तरह से खींचने की योजना बना रहे हो? मैं इसे खींचने का जोखिम उठा सकता हूं, लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इस तरह से जांच करते रहने से तुम ये पता नहीं लगा पाओगे कि मेरी ताकत की सीमाएं कहाँ है। पुष्पित के पास स्पष्ट रूप से बहुत ताकत बची हुई थी, यहां तक कि वो बचाव करते समय भी बात कर रहा था। ठीक है, तो 1000 बहने वाली पंखुड़ियां, उठो। आरव की आवाज धीमी सी आई। अचानक सार ऊर्जा के फूल की पंखुड़ियां जो आसमान को काला कर रही थी और धरती को ढक रही थी, शहर के ऊपर आसमान में घनीभूत हो गई, लगभग सूरज को ढकने के जैसे। भयानक सार ऊर्जा की लहरों ने नीचे के मार्शल कलाकारों को कुचल दिया, जब तक कि वे अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे। ये दृश्य देखकर पुष्पित घबराया नहीं बल्कि प्रसन्न हो गया। आरव आखिरकार उसके साथ आमने सामने की लड़ाई करने जा रहा था। सोल सागर क्षेत्र की शक्तिशाली ताकत के तहत सब कुछ शून्य था। चौथे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत के साथ आरव ने जो 1000 बहने वाली पंखुड़ियां इस्तेमाल की, वे शुरू से अंत तक अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। अभी पूरा आकाश फूलों की पंखुड़ियों का एक समुद्र था, जो बेहद मूसलाधार और भव्य दिख रहा था। अगर आरव अपनी वर्तमान स्थिति में देवरूप से युद्ध कर सकता था, तो उसे एक ही बार में मार गिराना काफी था। हाँ, ये वो चाल होनी चाहिए जो आपने खुद बनाई है ना? वाकई अद्भुत। अगर मेरे पास सोल सागर क्षेत्र की ताकत नहीं होती, तो मैं शायद तुरंत ही आपके द्वारा एक शॉट में मार दिया जाता। वाकई प्रभावशाली। हालांकि मुझसे निपटने के लिए इस चाल का उपयोग करना अभी भी बहुत नाजुक है। क्रेन डांस 9 हेवन चाल। जब पुष्पित की चाल जारी की गई, तो इसने तुरंत ही स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा की भारी मात्रा को इकट्ठा कर लिया।
सोल सागर क्षेत्र से संबंधित आभा ने उन पंखुड़ियों को एक तरफ धकेल दिया जो आसमान में भरी हुई थी। लानत है, तो ये उनकी असली ताकत है। मेरे पास पहले से ही शब्दों का उपयोग करके वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है। ये दो लोग वास्तव में शक्तिशाली हैं, जब तक कि ये लोगों को निराश न कर दे। हाँ, अगर ये सोल सागर क्षेत्र की असली ताकत है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास अपने जीवन के बाकी टाइम में इस कदम को आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होगा। उस युवक के पास अभी केवल चौथे स्तर की सी ट्रांसफॉर्मेशन सीमा है, और वो वास्तव में ऐसी भयानक चाल चल सकता है। मेरे विचार से उसकी ये चाल वास्तव में उस सोल सागर क्षेत्र के नीचे नहीं हो सकती। दोनों लोगों की चालें बहुत भयानक है। कौन जीतता है और कौन हारता है, ये कहना वाकई मुश्किल है। पुष्पित ने अपनी हथेली से हवा को दबाया जब तक कि वो फट न गई। आरव को सामने से एक भयावह आभा आती हुई महसूस हुई। सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्तिशाली मार्शल तकनीक का सामना करते हुए आरव ने उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। उन अनगिनत फूलों की पंखुड़ियों को जुटाते हुए वो उन्मत्त होकर पुष्पित पर टूट पड़ा। हजार बहती पंखुड़ियां, फट जाओ। फिर भी हजार बहती पंखुड़ियां जो कभी विफल नहीं हुई थी, इस बार आखिरकार अपनी धार खो बैठीं। हजार बहती पंखुड़ियों के विस्फोट से भारी अवरोध पैदा होने के बावजूद पुष्पित की हथेली की हवा अभी भी मक्खन में गर्म चाकू की तरह आगे बढ़ रही थी। इस बारे में बात करना ऐसा था मानो चीजें धीरे धीरे हो रही हों, लेकिन वास्तव में यह केवल एक पलक झपकते ही हो गया। पुष्पित की क्रेन डांस 9 हेवन आखिरकार आरव के शरीर पर उतरी। धमाका! आरव कई सौ फीट दूर जाकर गिरा। पुहवार्क! आरव ने अपने गले में मिठास का स्वाद चखा और मुंह में खून भर लिया। अंत में अभी भी हार गए, लेकिन एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार के लिए इस हद तक हासिल करने में सक्षम होना पहले से ही गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, एक प्रथम स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन वास्तव में एक प्रमुख क्षेत्र को पार करके प्रथम स्तर सोल सागर से इस हद तक लड़ सकता है। इससे पहले मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह भी नहीं पता कि सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ ने उससे निपटने की योजना कैसे बनाई। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का मरना वास्तव में बहुत दयनीय है। भीड़ से आहों की एक श्रृंखला निकली, लेकिन आरव के प्रदर्शन के बारे में वे सभी बहुत हैरान थे। अगर ये एक साधारण प्रथम स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन होता, तो शायद उनमें सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ के सामने हमला करने की हिम्मत नहीं होती। पुष्पित आरव से बहुत दूर नहीं गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसने कहा, वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे क्रेन डांस 9 हेवन का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेन डांस 9 हेवन की अधिकांश शक्ति को नष्ट कर देना वास्तव में मेरे क्षितिज को बहुत चौड़ा कर दिया। हालांकि ये यहां समाप्त होता है। चलो मैं तुम्हें बेंगनी महल संप्रदाय में बंधक बनाकर ले चलता हूं। पुष्पित के शब्दों को सुनकर आरव ने अचानक अपने मुंह के कोने से लटकते हुए ताजा खून को पोंछा और मुस्कुराया। सोल सागर क्षेत्र वास्तव में शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी एल्डर पुष्पित को कम आंका है। एल्डर पुष्पित की ताकत प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र में बहुत मजबूत मानी जाती है, लेकिन मुझे सिर्फ इस आधार पर दूर ले जाना अभी भी काफी नहीं है। पुष्पित ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं जानता हूं कि सभी प्रतिभाशाली लोगों में गर्व होता है, लेकिन तुम इस हद तक प्रदर्शन कर पाए हो, यह पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। भले ही तुम हार गए हो, लेकिन इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधक बना रहा हूं, जो मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन संप्रदाय और भयंकर आंधी दुनिया की भलाई के लिए उच्च नेता जो भी निर्णय लेंगे, मैं उसे के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। पुष्पित ने जिस तरह से इसे देखा, आरव जिद्दी था और हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। प्रतिभाशाली लोगों के मामले में उनकी प्रतिभा सामान्य लोगों की तुलना में अधिक थी, लेकिन उन्हें बिना किसी संदेह के असफलता को स्वीकार करना भी बहुत कठिन लगता था। आरव द्वारा प्रथम स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के साथ उसे इस हद तक मजबूर करना वास्तव में पहले से ही बहुत उल्लेखनीय था। हार गए? हाँ, मैं हार नहीं सकता, इसलिए मेरा एकमात्र रास्ता जीतते रहना है। आरव ने खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसा। बात खत्म करते हुए आरव ने एक बार फिर अपनी आभा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। वायु अग्नि हिंसक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन उसके हाथों में तेजी से संघनित और निर्मित हुआ। यह दृश्य देखकर पुष्पित का चेहरा बदल गया। यह चाल अभी तक जारी नहीं हुई थी और इसने पहले से ही उसे इस सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ को कुछ हद तक भयभीत कर दिया था। संभवतः शक्ति असाधारण थी। इस लड़के ने अपने हाथों में कितने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। पहले की चाल की शक्ति पहले से ही काफी अजीब थी। यह वर्तमान चाल वास्तव में अभी की चाल से भी अधिक विकृत है। पुष्पित ने मन ही मन गाली दी, लेकिन बड़बड़ाहट ही थी। पुष्पित की अपना चाल को अंजाम देने की गति धीमी नहीं थी। क्रेन डांस 9 हेवन, यह अभी भी पिछली चाल थी, क्रेन डांस 9 हेवन, लेकिन इस बार पुष्पित ने अपनी 90% शक्ति का इस्तेमाल किया। सामान्य परिस्थितियों में
जीवन मरण की स्थिति ना आने तक मार्शल कलाकार अपनी सारी सार ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते। अगर एक मार्शल तकनीक चाल में खर्च की गई सार ऊर्जा बहुत अधिक होती तो इससे मार्शल कलाकार को आगे हमला करने की ताकत नहीं मिलेगी। एक बार जब वे अपने प्रतिद्वंदी को खत्म नहीं कर पाते तो वे नष्ट हो जाते। इसलिए मार्शल आर्टिस्ट लड़ाई के दौरान ज्यादातर परिस्थितियों में अपनी ताकत का सिर्फ 60% से 70% ही इस्तेमाल करते हैं। क्रेन डांस 9 हेवन की उस चाल में पुष्पित ने पहले से ही 70% ताकत का इस्तेमाल किया था। ये कम करके नहीं आंका जाना चाहिए कि ये 70% ताकत ज्यादा नहीं लगती। आरव की वर्तमान बढ़ी हुई चौथे स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति के लिए यह पहले से ही बहुत सम्मान की बात थी। किसी को यह जानना था कि अगर पुष्पित के प्रतिद्वंद्वी को बदल दिया जाए तो वो शायद अपनी ताकत का 10% भी इस्तेमाल नहीं करेगा। फर्स्ट लेवल सोल सागर और चौथे स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन एक ही स्तर की लड़ाई नहीं थी, लेकिन इस बार पुष्पित ने एक बार में 90% शक्ति का इस्तेमाल किया। यह व्यावहारिक रूप से पहले से ही उसकी पूरी शक्ति थी। इससे पहले पुष्पित ने इस संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था कि आरव वास्तव में उसे इस हद तक मजबूर कर देगा। 90% शक्ति क्रेन डांस 9 हेवन यह वास्तव में ताड़ की हवा में अमर सारस की हल्की चीखें ले गया। यह देखा जा सकता है कि पुष्पित ने पहले ही इस चाल को अंतिम रूप से प्रदर्शित कर दिया था। हवा और आग के विशाल ड्रैगन की गर्जना की आवाजें और अमर सारस की हल्की चीखें आसमान में उठीं, आपस में भयंकर रूप से टकराईं। गड़गड़ाहट, एक बड़ा प्रभाव, हवा के झोंकों की लहरों को भड़काते हुए, सिटी लॉर्ड महल के मलबे को उड़ाते हुए। नीचे मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही जानबूझकर दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अभी भी कई मार्शल आर्टिस्ट थे जो हवा के इस धमाके से गिर गए थे। सोल सागर क्षेत्र स्तर की लड़ाई की शॉक वेव बहुत बड़ी थी। हिस, वो युवक बहुत डरावना है। इस बार दोनों लोग वास्तव में बराबरी के हैं। वो अभी भी प्रथम स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके पास पहले से ही इतनी भयानक लड़ाकू शक्ति है। जब तक उसकी शक्ति सोल सागर क्षेत्र तक पहुंचती है तब तक ये कितना भयानक होगा। लगता है इस युवक के पास असीमित तुरुप के पत्ते हैं। मुझे तो ये भी लगा कि अभी अभी जो चाल चली है वो उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। ये सोचना और भी भयानक है कि ये चाल और भी भयानक हो गई। इस बार आरव और पुष्पित ने बराबरी की। पुष्पित वास्तव में उड़कर बाहर निकल गया, लेकिन पुष्पित का क्षेत्र आरव से कहीं अधिक ऊंचा था, इसलिए उसे केवल कुछ हल्की चोटें आई। हालांकि पुष्पित को उसके मूल में झटका देने के लिए यह पहले से ही काफी था। एक मध्यचरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र योद्धा का हमला वास्तव में सोल सागर क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इस बार हमला उसके 90% शक्ति का उपयोग करने की शर्त के तहत भी था, जिसका मतलब यह भी था कि आरव की लड़ाकू शक्ति पहले से ही उसके बहुत करीब थी। आरव, मुझे अब यह स्वीकार करना होगा कि मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के लिए आपके पास पर्याप्त योग्यताएं हैं। आप बहुत मजबूत हैं। पुष्पित ने आरव से गंभीरता से घोषणा की। आरव भी इसी तरह उड़कर बाहर आ गया था, लेकिन उसकी चोटें पुष्पित की तुलना में बहुत ज्यादा गंभीर थी। हालांकि आरव के चेहरे पर दर्द का जरा भी संकेत नहीं था। इसके बजाय वो असामान्य रूप से उत्साहित था। आरव को अचानक पता चला कि उसे धीरे धीरे लड़ाई की इस भावना पसंद आने लगी थी। पिछले जन्म में उसका सारा समय और ऊर्जा कीमिया कौशल पर खर्च हो गई थी और उसे लड़ाई का आनंद लगभग कभी नहीं मिला था। लेकिन इस जीवन में वो प्रतिशोध के मार्ग पर चला और उसने जीवन मृत्यु की अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया। उसे धीरे धीरे इस तरह की भावना पसंद आने लगी। जीवन और मृत्यु की सीमाओं पर चलने की इस भावना ने आरव को अतुलनीय रूप से उत्तेजित कर दिया। एक के बाद एक दुर्जय शत्रुओं से लड़ने से आरव अविश्वसनीय रूप से मानसिक अवरोधों से मुक्त हो गया। मुक्ति की यह भावना बिल्कुल गोलियों को परिष्कृत करने जैसी ही थी। मूल रूप से आरव केवल निष्क्रिय रूप से मार्शल पथ पर चल रहा था, लेकिन अब वो बढ़ने के इस आनंद का भरपूर आनंद ले रहा था। आरव को इस बात का गहरा एहसास था कि किसी चीज से पागलपन की हद तक प्यार करने से ही लोगों को शीर्ष पर पहुंचने का मौका मिल सकता है। पहले वो हमेशा खुद को मार्शल पथ पर चलने के लिए मजबूर करता था। वास्तव में ये उसे विजय देव की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन अब आरव को हर चीज को पार करने का आत्मविश्वास था। हाँ, एल्डर पुष्पित, तुम भी बहुत मानसिक स्तर में मजबूत कर रहे हो। सच में मेरे दिल की इच्छा पूरी करो। चलो फिर से लड़ते हैं, आरव ने वीरतापूर्वक कहा। पुष्पित का जीवन लक्ष्य भी मार्शल पथ ही था। इस लड़ाई में अब तक लड़ना उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। इसे कहना भी काफी अकल्पनीय था। एक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ ने वास्तव में एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार के साथ लड़ाई के माध्यम से भारी फसल प्राप्त की। फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं था जो अकल्पनीय था। आरव की चालों में महान दांव की भावना थी, जो पुष्पित की अपनी समझ से कहीं अधिक थी। ठीक इसी वजह से पुष्पित इस लड़ाई से बहुत कुछ सीख पाया। उसका मानना था
कि अगर वह इस बार एकांत में चला जाएगा और चीजों को समझ लेगा तो उसे बहुत फायदा होगा। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, अच्छा, तुम्हारे जैसे प्रतिद्वंद्वी से मिलना मुश्किल है। अगले हमले में तुम्हें सावधान रहना होगा। यही मेरे जीवन के काम का सार है और मेरा आखिरी तुरुप का पत्ता भी। अगर अभी तुम्हारी यही सीमा थी तो मेरी सलाह है कि तुम अब और न लड़ो और बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण करो। पुष्पित भी आरव की वीरता से प्रेरित था और आरव के साथ एक अंतिम महान युद्ध करना चाहता था। आरव ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैं जीतता रहूंगा। एल्डर पुष्पित, बेहतर होगा कि तुम बंगनी महल के समूह में वापस जाओ और खुद को मार्शल पद पर समर्पित करो। अंतहीन दुनिया पर आक्रमण करने जैसी चीज तुम्हारे लिए अनुपयुक्त है। हाँ, आरव, आप इसे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, लेकिन मैं पुष्पित, महामहिम, पवन सम्राट की महान कृपा प्राप्त कर चुका हूं। मैं इस तरह की चीजों को हाथ पर हाथ धरे कैसे देख सकता हूं? बहुत हो गया बकवास, आओ और लड़ो। पुष्पित ने जोरदार हंसी के साथ कहा, ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। मैंने हाल ही में एक तलवार चाल समझी है। मैंने खुद भी इसकी शक्ति का परीक्षण नहीं किया है। एल्डर पुष्पित, आपको सावधान रहना होगा। हंसी के बाद दोनों लोगों के हाव भाव पहले कभी नहीं देखे गए जैसे बदल गई। दोनों जानते थे कि दूसरे पक्ष का अगला हमला धरती को हिला देने वाला होगा। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? अंतहीन दुनिया पर आक्रमण? लगता है कि यही अर्थ है। लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है? बिना किसी कारण के कौन अंतहीन दुनिया पर आक्रमण करेगा? पता नहीं। उनकी बातचीत बहुत ही हैरान करने वाली है। आरव के शब्दों ने भीड़ में काफी हलचल मचा दी। बंगनी महल के संप्रदाय का असली चेहरा अभी तक उजागर नहीं हुआ था। इन मार्शल कलाकारों को अभी भी लगता था कि दक्षिणी क्षेत्र का महान परिवर्तन केवल अंतहीन दुनिया का आंतरिक मामला था। भले ही आरव ने कार्ड टेबल पर नहीं रखे थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में पहले ही इसे बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया था। ये लोग कितना विश्वास करेंगे, ये उनके भाग्य पर निर्भर करेगा। यदि संभव हो तो आरव स्वाभाविक रूप से दक्षिणी क्षेत्र के सभी लोगों को साथ लेकर उत्तर की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन समय की कमी थी और उन्हें इन लोगों को एक एक करके समझाने का समय कहाँ मिलता। और इस समय हवा में दोनों के बीच का माहौल पहले से ही कुछ अजीब हो गया था। दोनों लोग अभी भी हंसी मजाक में बात कर रहे थे। इस समय दोनों लोगों के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी गई गंभीरता थी। इससे आसपास का माहौल भी कुछ अलग हो गया। कुछ थोड़े मजबूत मार्शल आर्टिस्ट इस माहौल से प्रभावित हुए और समझदारी से एक बार फिर दोनों से दूर हो गए। बहुत जल्द किसी ने अनुमान लगाया कि ये आरव या पुष्पित हो सकता है जो अपनी चाल चलने वाला है। ठीक उसी समय पुष्पित ने चाल चली। इस बार पुष्पित ने अब कुछ भी नहीं रोका। उसकी पूरी ताकत अचानक फूट पड़ी। आसपास की सार ऊर्जा उसके चारों ओर उन्मादी रूप से इकट्ठा हो गई। जल्दी से देखो, ये क्या है? हे भगवान! उसने वास्तव में एकत्रित सार को भौतिकीकरण में संघनित कर दिया। उसे इकट्ठा करने के लिए कितनी स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा की आवश्यकता थी। अमर क्रेन प्रेत चाल। इस चाल की शक्ति वास्तव में सोल सागर क्षेत्र और सी समायोजन क्षेत्र के बीच असमानता को प्रदर्शित करती है। आश्चर्य है कि वो युवक कैसे प्रतिक्रिया देगा। जहां पुष्पित की हथेली की शक्ति उठी, वहां एक अमर क्रेन का एक धुंधला प्रेत वास्तव में धीरे धीरे बना। यह कहना था कि पुष्पित ने पहले से ही सार ऊर्जा को भौतिक रूप में संघनित कर दिया था। यह देखा जा सकता था कि इस चाल की शक्ति कितनी महान थी और एकत्रित सार का संघनित रूप वास्तव में सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों की प्रमुख विशेषता थी। सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने हाथों की एक लहर से बहुत भयानक सार ऊर्जा एकत्र कर सकते थे। यह पहले से ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों से पूरी तरह से अलग स्तर पर था। एकत्र की गई ये सार ऊर्जा भौतिक बन सकती थी। यह देखा जा सकता था कि वे जिस मार्शल तकनीक चाल का उपयोग कर सकते थे वो कितनी शक्तिशाली थी। लेकिन शुरुआती चरण के सोल सागर पुष्पित के लिए एकत्रित सार को संघनित करना अभी भी कुछ हद तक बहुत शक्ति खपत करने वाला था। यही कारण है कि उन्होंने इस चाल को आखिरी के लिए बचा कर रखा। फिर भी वो बेहोश अमर क्रेन प्रेत भी लोगों को चकित करने के लिए पर्याप्त था। दूसरी तरफ आरव ने लंबे समय तक तैयारी करने के बाद आखिरकार वो भी आगे बढ़ गया। लेकिन इस हरकत ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ये युवक वास्तव में एकत्रित सार को भी भौतिक रूप में संघनित कर सकता है? क्या वो सिर्फ सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में नहीं है? क्या बकवास है, ये बहुत विकृत है। उसने वास्तव में बहुत सारी तलवार की धारें संघनित कर दी। आखिर ये युवक कौन है? उसकी प्रतिभा भी बहुत भयानक है। प्राचीन काल से मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में एकत्रित सार को भौतिक रूप में संघनित कर सकता हो। आरव ने एक मार्गदर्शक के रूप में कैंगुआ तलवार का उपयोग किया और फिर उनके चारों ओर असंख्य छोटी तलवार की धारें संघनित हो गई।
तलवार की धारें बड़ी नहीं थी, वे तलवार के टुकड़ों की तरह थी। इसके बावजूद आरव ने बिना किसी संदेह के संघनित करने में सफलता प्राप्त की। नीचे के मार्शल कलाकार आरव के अतीत को नहीं जानते थे। अगर उन्हें पता होता कि आरव पहले से ही आत्मा संघनन क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, तो शायद उन्हें लगता किसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में एकत्रित सार को संघनित करना कुछ खास नहीं था। बेशक एकत्रित सार को संघनित करने की कठिनाई स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को नियंत्रित करने के समान स्तर पर नहीं थी, अन्यथा पुष्पित इसे अपने अंतिम इक्का के रूप में भी नहीं मानते। हालांकि अंत में आरव का क्षेत्र अभी भी थोड़ा कम था, इसलिए सार ऊर्जा पर उसका नियंत्रण बहुत ही सूक्ष्म डिग्री तक पहुंच गया, केवल छोटी तलवार के ब्लेड को संघनित कर रहा था। इस तरह कठिनाई बहुत कम हो जाएगी। यह दृश्य देखकर पुष्पित के चेहरे पर भी अवर्णनीय गंभीरता थी। आरव ने आज जो प्रभाव डाला वो वाकई बहुत बड़ा था। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम वाकई इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तुमने वाकई इस पुष्पित को उसके क्षितिज पर पहुंचा दिया। तो फिर चलो इस चाल का इस्तेमाल करके विजेता का निर्धारण करते हैं। क्रेन के साथ अमर आता है। जाओ। पुष्पित की हथेली का बल बढ़ता गया। उस बेहोश अमर क्रेन प्रेत ने हल्की चीख के साथ आरव पर हमला किया। उस आक्रामक अमर क्रेन प्रेत को देखकर आरव ने बिना किसी जल्दबाजी के ये मार्शल तकनीक शुरू की। शून्य तलवार, तलवार वर्षा। तलवारों की धारें अमर सारस की ओर बहुत तेजी से घूम रही थी। वास्तव में बाद में लॉन्च होने के बावजूद इसमें पहले पहुंचने का कुछ संकेत था। उस समय नीचे के मार्शल कलाकारों की नजर में एक अमर सारस और तलवारों की बारिश का एक विशाल समूह आपस में हिंसक रूप से टकराया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खगोलीय घटना हो। गड़गड़ाहट। हवा में एक भयंकर विस्फोट की आवाज निकली। दो आकृतियां क्रमशः आसमान से नीचे गिरी। जब ईशान ने स्थिति देखी तो वो जल्दी से उछला और आरव को पकड़ लिया, जो नीचे गिर गया। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, क्या आप ठीक है? जब 10 राज्य संगठन के शिष्यों ने यह स्थिति देखी तो वे जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसके स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। आरव का रंग बहुत पीला था। उसके मुंह और शरीर के कोनों से काफी मात्रा में खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों को चिंता व्यक्त करते देख आरव ने अपने हाथों को कमजोर रूप से हिलाया और कहा, सब ठीक है वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान, मुझे मदद के लिए आपको परेशान करना होगा। पुष्पित के पास आरव का उपचार नहीं था। उसका शरीर जमीन पर जोर से पटका, लेकिन सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए इस तरह के प्रभाव को ज्यादा नहीं माना जाता था। पुष्पित की चोटें मुख्य रूप से पिछली लड़ाई से थी। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे तलवारों से वार किया गया हो। वे स्पष्ट रूप से आरव की चाल से पीछे रह गए घाव थे। आरव को आते देखकर पुष्पित मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, सोचने पर लगता है कि मैं वास्तव में आज सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र से हार गया हूं। हालांकि तुम सच में बहुत मजबूत हो। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में एकत्रित सार को भौतिक रूप में संघनित करने में सक्षम होना, यह नहीं कह रहा कि फिर कभी नहीं देखा जाएगा। यह बिल्कुल बिना किसी मिसाल के है ना? पुष्पित के इस वाक्य ने तुरंत तूफान मचा दिया। क्या यह सोल सागर क्षेत्र वास्तव में हार गया? क्योंकि आरव और पुष्पित दोनों को बहुत गंभीर चोटें आई, इसलिए वे मार्शल कलाकार एक पल के लिए भी ये नहीं समझ पाए कि कौन जीता और कौन हारा। पुष्पित को व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करते हुए सुनने के बाद ही उन्हें पता चला कि यह सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का युवक वास्तव में सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ पर विजय प्राप्त कर चुका है। वे लंबे समय से आरव की ताकत के गवाह थे और वे पहले से ही जानते थे कि आरव में सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ से मुकाबला करने की ताकत थी। पुष्पित द्वारा एकत्रित सार को भौतिक रूप में संघनित करने वाली मार्शल तकनीक का उपयोग करने के बाद भी आरव ने उसे हरा दिया। इससे उन सभी मार्शल कलाकारों को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। पता चला कि सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ अपराजेय नहीं थे। पुष्पित की क्रेन के साथ अमरता बहुत मजबूत थी, लेकिन उस लड़ाई के दौरान आरव की तलवार की धारें आखिरकार अभी भी कुछ ही थी जो पुष्पित के शरीर पर गिरी। इसलिए भले ही दोनों लोगों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वास्तव में आरव का कौशल एक स्तर अधिक था। आरव का रंग चादर की तरह सफेद था। यह केवल क्रेन के साथ अमरता के जबरदस्त प्रभाव से पीड़ित नहीं था, यह सार ऊर्जा व्यय के अत्यधिक होने के कारण भी था। तलवार वर्षा की इस चाल ने बहुत अधिक सार ऊर्जा खर्च की। भले ही आरव का सार ऊर्जा पर नियंत्रण अत्यंत सूक्ष्म स्तर तक पहुंच गया हो, लेकिन यह कुछ हद तक संघर्ष कर रहा था। आरव ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक औषधीय गोली निकाली और उसे पुष्पित की ओर फेंक दिया। एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, एल्डर पुष्पित एक सच्चे सज्जन है। आज मैं नरसंहार शुरू नहीं करूंगा। आशा है कि आप अपना आचरण ठीक रखेंगे और उन भयंकर आंधी दुनिया के लोगों के घृणित कार्यों में शामिल नहीं होंगे।
खांसी, खांसी, खांसी। मैं मूल रूप से भयंकर आंधी दुनिया का निवासी हूं। हमारे बुरे कर्मों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तुम पहले भी भयंकर आंधी दुनिया में गए हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। पुष्पित के चेहरे पर भी उदासी थी। जाहिर है, अंतहीन दुनिया पर आक्रमण करने के मामले में वो भी काफी उलझन में था। दो दुनियाओं के बीच युद्ध अनंत नरसंहार का प्रतीक था, जिसमें अनगिनत जाने जाएगा। हाँ, खुद पर कोई नियंत्रण नहीं। आपके जीवन आपका है, दूसरों का नहीं। पवन सम्राट तुम्हारी नजर में सर्वोपरि अस्तित्व है, ऐसा अस्तित्व जो किसी भी तरह की अपवित्रता को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम सब उसकी नजर में क्या हो? तुम लोग सिर्फ उसके हुक्म चलाने के औजारों का एक समूह हो। आरव ने शांत भाव से कहा। पुष्पित की नजर थोड़ी झुक गई। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और वो गुस्से से बोला, महामहिम, पवन सम्राट को तुम इस तरह से कैसे अपवित्र कर सकते हो? अगर तुम्हें क्षमता है तो बस मुझे मार डालो, अन्यथा मैं तुम्हें आज के अपमान की कीमत अवश्य चुकाने को बाध्य करूंगा। आरव ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, विद्वान, पवन सम्राट तो केवल एक असीम क्षेत्र विशेषज्ञ है। वो भी केवल एक नश्वर है। उसे सामान्य रूप से गंभीर मुद्रा धारण करते हुए देखो। जब वो मेरे सामने घुटने टेकता था तो क्या वो भी कुत्ते जैसा नहीं था? खांसी, खांसी, खांसी। तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। पुष्पित ने संघर्ष किया। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वो खड़ा नहीं हो सका। स्वर्गीय दांव असीम है, मनुष्य तुच्छ है। स्वर्गीय दांव के सामने हम केवल चींटियां हैं। एल्डर पुष्पित, यदि आज तुम्हारे और मेरे बीच ये युद्ध न होता तो मैं तुम पर अपनी सांसें क्यों बर्बाद करता? तुम्हें लगता है कि मैं पवन सम्राट का अपमान कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं। पवन सम्राट में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उसका अपमान कर सकूं। अपना क्षितिज और आगे बढ़ाओ। अभी भी दिव्य क्षेत्र है। पुष्पित के चेहरे पर भाव जम गए। दिव्य क्षेत्र, इन दो शब्दों ने स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छाओं को जगा दिया। पुष्पित को अचानक याद आया कि एक बार आरव अपने साथी प्रशिक्षुओं को बचाने के लिए भयंकर आंधी दुनिया में घुस गया था, लेकिन वो बिना किसी खरोंच के वापस लौट आया। आखिर इस बीच क्या हुआ? महामहिम, पवन सम्राट ने वास्तव में इस लड़के को क्यों बंदी नहीं बनाया? इसके बीच में कई कहानियां थी। इस लड़ाई के बाद पुष्पित और आरव के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे की सराहना करते हैं। पुष्पित आरव की ईमानदारी को महसूस कर सकता था, अन्यथा वो उसे मार सकता था और अपना काम पूरा कर सकता था। आरव ने एल्डर बिस्वास, एल्डर साबंत और बाकी लोगों को मारते समय कोई दया नहीं दिखाई। आज उसने उसे क्यों नहीं मारा? इसका कारण शायद अभी भी उसकी दुनिया से अलग रहने की मानसिकता थी। क्या यह संभव है कि वो वास्तव में गलत की साथ है? हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके पवन सम्राट की दो पीढ़ियों ने एक के बाद एक करके स्वतंत्र विश्व पर आक्रमण क्यों किया। मुझे लगता है कि उनका कोई गुप्त उद्देश्य है, लेकिन कोई बात नहीं पवन सम्राट, मैं निश्चित रूप से उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। यहां तक बोलते हुए आरव अचानक हत्या के इरादे से उबल पड़ा। उस दिन उसका पवन सम्राट द्वारा जो अपमान हुआ, आरव अंततः एक दिन उसे वापस ले लेगा। ठीक है, मेरे शब्द यही समाप्त होते हैं। जहां तक आप चुनते हैं, ये आपका मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर मैं अगली बार युद्ध के मैदान में आपसे टकराया तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, चलो, आरव ने शांत भाव से कहा। पुष्पित चुपचाप आरव की पीठ देखता रहा, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहे थे। बचपन से ही उसे जो विचारधारा सिखाई गई थी वो थी महामहिम पवन सम्राट के प्रति निष्ठा रखना। और जिस साधना पद्धति में उसने प्रशिक्षण लिया, साधना में इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय गोलियां, वे सब महामहिम पवन सम्राट द्वारा ही दी गई थी। तो पुष्पित के मन में महामहिम पवन सम्राट के प्रति निष्ठा रखना बहुत स्वाभाविक था। फिर भी आरव के शब्दों ने आज चुपचाप उसके बंद दिमाग में एक खिड़की खोल दी। उत्तरी क्षेत्र, शांति पर्वत शिखर, दो बुजुर्ग पुरुष और एक अधेड़ उम्र की महिला जो अपनी कुछ खूबसूरती खो चुकी थी, देवदार के पेड़ के नीचे पत्थर की मेज पर चाय पी रहे थे। अधेड़ उम्र की महिला और एक बूढ़े व्यक्ति के पीछे क्रमशः एक युवक खड़ा था। वो युवक और युवती आश्चर्यजनक रूप से गणेश और निहारिका थे, जो 10 राज्य संगठन संप्रदाय से उत्तरी क्षेत्र में लौटे थे। उनमें से 2 के यहां दिखाई देने से इन 3 लोगों की पहचान भी स्पष्ट थी। आगे की ये 3 लोग वास्तव में दिव्य तलवार संप्रदाय, बीरबाहु गुरुकुल और आइस प्रोफाउंड गुरुकुल के पुराने पूर्वज थे, और उत्तरी क्षेत्र और यहां तक कि पूरे अंतहीन दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली लोग भी थे। बस इतना था कि इन तीनों लोगों ने भौहें सिकोड़ी हुई थी, जो वर्तमान में आराम नहीं कर रही थी और चाय पीने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। दिव्य तलवार संप्रदाय के पुराने पूर्वज का नाम नीलभानु था। फिलहाल उसके चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था और वो बोल रहा था,
आरव नाम का वो बदमाश बहुत घमंडी है। भुवन को हिरासत में रखने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि वो जीने से थक गया है। मणिकांत, तुमने तो मुझे उस बदमाश को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम बहुत ही हास्यास्पद हो। नीलभानु के शब्दों में मणिकांत बिल्कुल बीरबाहु गुरुकुल के पुराने पूर्वज थे। गणेश ने जो कुछ कहा उसके अनुसार इस बच्चे की प्रतिभा बहुत ही विलक्षण है। वो युवा पीढ़ी में पहले से ही बेजोड़ है। अब जबकि हमारे दुनिया तबाही की ओर बढ़ रही है, अगर तुम आरव को मार दोगे तो क्या ये हमारे लिए दुखदायी नहीं होगा और दुश्मन को खुशी नहीं होगी? मणिकांत ने आग्रह किया। मणिकांत जानता था कि भुवन नीलभानु का वंशज पौत्र है। भविष्य में उसका उत्तराधिकार उसी को मिलेगा। अब जबकि भुवन को आरव ने बंदी बना लिया है तो नीलभानु कैसे क्रोधित नहीं हो सकता? लेकिन इस समय आंतरिक कलह का समय बिल्कुल नहीं था। यदि 10 राज्य संगठन संप्रदाय मात्र एक छोटा सा संप्रदाय था तो भूल जाइए, लेकिन आरव की प्रतिभा बहुत ही चौंकाने वाली थी। ऐसी प्रतिभा को अपने ही लोगों द्वारा मार दिया जाना, क्या यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक नहीं होगा? लेकिन नीलभानु ने ऐसा नहीं सोचा। आरव की हरकतें तो बस उसकी मूंछों को नोच रही थी। जब उसने ये खबर सुनी तो नीलभानु ने उसी समय जाकर लोगों को मारना चाहा, लेकिन पहले पहुंचे मणिकांत ने उसे रोक लिया। परिणाम यह हुआ कि मणिकांत ने नीलभानु को जबरदस्ती शांति पर्व पर ले आया। चाहे उस बदमाश की प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, भुवन को बंधक बनाकर ठीक नहीं किया। जब तक वो खुद दिव्य तलवार संप्रदाय में जाकर अपने इस बूढ़े से माफी नहीं मांग लेता, अन्यथा ये दुश्मनी खत्म नहीं होगी। उस समय इस 10 राज्य संगठन समूह को कुछ लोगों के साथ छोड़ देना एक गलती थी। अब ये सभी परेशानी को ठीक करने के बाद उस बच्चे को ठिकाने लगा दूंगा और इस 10 राज्य संगठन संप्रदाय को खत्म करने के लिए एक यात्रा करने की परेशानी उठाऊंगा, नीलभानु ने क्रोध में कहा। मणिकांत ने कहा, अरे तुम इस बूढ़े आदमी अभी भी इतने उग्र स्वभाव के हो। तुम उनके 10 राज्य संगठन संप्रदाय को खत्म करने के लिए क्या करोगे? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा वो प्यारा पोता अब और जीवित रहे? वो लड़का स्पष्ट रूप से हत्या करने में निर्णायक है। तुम उसके संप्रदाय को खत्म करने की हिम्मत करो, वो तुम्हारे पोते को मारने की हिम्मत करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसके साथ सारी मर्यादा खो दो? नीलभानु के चेहरे पर उदासी छा गई। मणिकांत के शब्दों ने स्पष्ट रूप से उसके कोमल स्थान पर चोट की। आरव की चाल बहुत निर्दयी थी। वास्तव में आपको और मुझे दोनों को अभी भी इस लड़के का धन्यवाद करना है जिसका नाम आरव है। यदि वो अकेले अपनी ताकत से पूरे बंगनी महल के समूह का सामना नहीं करता तो भयंकर आंधी दुनिया की सेना शायद अंतहीन जंगल को पहले ही पार करके उत्तरी क्षेत्र के और बढ़ चुका होता। यहां तक बोलते हुए मणिकांत की आंखों में भी गहरी प्रशंसा प्रकट हुई। यदि आरव की उपस्थिति बंगनी महल के समूह की व्यवस्था को बिगाड़ने वाली नहीं होती तो राज्य मार्ग से जुड़ने के बाद भयंकर आंधी दुनिया सीधे अंतहीन दुनिया को पार करते हुए आगे बढ़ सकती थी। आरव इस बच्चे के गुण सबसे महान है। नीलभानु, तुम ढीठ चट्टान जितना सख्त और बिग डिपर जितना प्रतिभाशाली होने के स्तर के चरित्र हो, जूनियर के स्तर पर क्यों गिरना? इसके अलावा भुवन को हिरासत में लेना मूल रूप से आप सभी को भड़काने वाला था। आरव ने ऐसा करना भी सिर्फ आत्मसंरक्षण के लिए किया था। इस समय हमारे तीनों संप्रदायों को अभी भी अंतहीन दुनिया के हितों को सबसे ऊपर रखने की जरूरत है। प्रोफाउंड आइज गुरुकुल के पुराने पूर्वज महालक्ष्मी, जो पूरे समय नहीं बोले, ने आखिरकार अपना मुंह खोला। प्रोफाउंड आइज गुरुकुल का पूर्वज महालक्ष्मी का आरव के बारे में मूल्यांकन बहुत अच्छा कहा जा सकता है, और वास्तव में आरव इस मूल्यांकन पर खरा भी उतरता है। अगर आरव ने 10 राज्य संगठन के सरणी के साथ बंगनी महल संप्रदाय को 3 बार नहीं हराया होता तो वे पहले ही दक्षिणी डोमेन की स्थिति को मजबूती से नियंत्रित कर चुके होते। भयंकर आंधी दुनिया के दिव्य पागमन क्षेत्र के विशेषज्ञों के आने के बाद दक्षिणी डोमेन की समग्र स्थिति एक पूर्व निष्कर्ष होगी। उन्हें बस उत्तरी डोमेन पर अपनी नजर रखनी होगी और बस इतना ही होगा। और उस समय उत्तरी डोमेन के ये लोग अभी भी इस बात से अनजान होंगे कि बंगनी महल संप्रदाय भयंकर आंधी दुनिया के बचे हुए लोग थे। अभी भी भुवन उनके हाथ में है। ये हिसाब कैसे चुकाया जाएगा? न जाने क्यों एक बार महालक्ष्मी के बोलते ही नीलभानु की धमकियां एक पल में गायब हो गई। और कैसे निपटा जा सकता है? गलती आपकी है। क्या आपने 10 राज्य संगठन के एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्ग को हिरासत में नहीं लिया है? बस उसे उनके लिए वापस भेज दो, मणिकांत ने कहा। ठीक है, फिर उसे वापस भेज दो, लेकिन मैं पहले गंदी बातें कहूंगा। अगर भुवन को कोई चोट लगी है तो मैं उन्हें बर्बाद करने के लिए एक सेना भेजने जा रहा हूं, नीलभानु ने काले चेहरे के साथ कहा। मणिकांत ने अपना हाथ हिलाया और कहा, बहुत हो गई बकवास। आइए चर्चा करें कि भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों से कैसे निपटा जाए। उस समय दिव्य संरचना संप्रदाय ने क्षेत्र के गुप्त मार्ग को बंद कर दिया था और आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे इस मामले को भूल गई। ये सोचना कि कई हजार साल बाद भी भयंकर
आंधी दुनिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी और फिर से वापसी की। जिस बारे में बात कर रहे हैं ये हमारी भी चूक है, महालक्ष्मी ने कहा। उस समय दिव्य संरचना संप्रदाय के वे कुछ वरिष्ठ लोग हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। अब जब ये भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है तो हमारी पीढ़ी के मार्शल कलाकारों को हमारे पूर्ववर्तियों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। मरने की इच्छा शक्ति के साथ विदेशी दुश्मनों का विरोध करना चाहिए। हालांकि इस महालक्ष्मी ने अपने रूप को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया था और केवल एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की तरह दिखती थी। वो वास्तव में नीलभानु और मणिकांत की ही पीढ़ी की एक आकृति थी। उसके पास चरम दिव्य पारगमन क्षेत्र की ताकत भी थी। ये महालक्ष्मी बर्फ की तरह ठंडी थी, निहारिका के समान ही कपड़े से बंधी हुई। लेकिन उसने जो शब्द कहे उनमें झुकने की बजाय टूटने की भावना थी। लेकिन नीलभानु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन भयंकर आंधी दुनिया में एक असीम क्षेत्र विशेषज्ञ है। एक बार जब क्षेत्र मार्ग पूरी तरह से स्थिर हो जाता है तो अनंत दुनिया। पवन सम्राट की बात करते हुए तीनों लोगों को 30,000 कैटीज के कुचलने जैसा भारी बोझ महसूस हुआ। अभी भी एक समस्या है। बंगनी महल समूह कई हजार वर्षों से अंतहीन दुनिया में कमजोर पड़ा है, अनगिनत पीढ़ियों के लोगों का अनुभव कर रहा है और अंतहीन दुनिया को पहले से ही अपने हाथों की तरह जानता है। लेकिन हम भयंकर आंधी दुनिया के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अंतहीन दुनिया अभी हर जगह निष्क्रिय थी और वस्तुतः कोई आशा नहीं देख पा रही थी। इन तीनों लोगों ने यहां काफी देर तक बातचीत की और गमगीन नजर भी आए। पुराने पूर्वज ये कहने के लिए कि अंतहीन दुनिया में कौन भयंकर आंधी दुनिया को सबसे अच्छी तरह से समझता है, ये कोई और नहीं बल्कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय का आरव है। वो एक बार भयंकर तूफान दुनिया में गहराई तक प्रवेश कर चुका था और यहां तक कि एक सी ट्रांसफॉर्मेशन तूफान क्षेत्र के गुलाम को भी पकड़ लिया था। निहारिका ने अचानक आवाज लगाई, अरे ये लड़का वास्तव में एक रहस्यमय चरित्र है। पता नहीं वो चट्टान के किस छेद से बाहर कूदा है। ओह ठीक है, इस लड़के के बारे में बात करते हुए क्या उनके 10 राज्य संगठन समुदाय ने अपना प्रवास पहले ही ठीक कर लिया है? मणिकांत ने गणेश से पूछा। गणेश ने सिर हिलाया और कहा, 3 दिन पहले वे पहले से ही बसंत सिटी में एकत्र हुए थे। भाई आरव यहां आने से पहले ही खबर भेज दी थी। 10 राज्य संगठन के सभी लोग शंकर सिटी में इकट्ठा होंगे। मणिकांत ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, शंकर सिटी? वो दुष्ट संप्रदाय का क्षेत्र लगता है ना? वे वहां किस लिए जा रहे हैं? ये मुझे नहीं पता। नीलभानु ने अपना सिर हिलाया और कहा। लेकिन इस समय निहारिका की आंखों में हल्की चमक थी और उसने आवाज लगाई, दुष्ट गिरोह कुख्यात है। जलाना, मारना, बलात्कार करना, लूटपाट करना, सभी तरह के अत्याचार करना। आरव को बस उन्हें बसने के लिए जगह की कमी है। क्या ये हो सकता है? उस हद तक नहीं, है ना? हालांकि दुष्ट संप्रदाय की ताकत उत्तरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती है, लेकिन किसी भी दर पर उनके पास किले को संभालने वाला एक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ है। 10 राज्य संगठन गिरोह एक प्रतिद्वंद्वी के घरेलू मैदान पर लड़ाई करने जा रहा है। मुझे लगता है कि दुष्ट संप्रदाय को हराना इतना आसान नहीं होगा, है ना? हे ये लड़का वाकई लोगों को इसके लिए उत्सुक बनाता है। इस उत्तरी क्षेत्र में अभी सबसे ज्यादा नजर इस 10 राज्य संगठन गिरोह की हरकतों पर है ना? चूंकि उनका यही इरादा है तो चलिए बस चुपचाप बैठें और देखें। अगर वे वाकई कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें मदद देना भी अच्छा है। वे दुष्ट संप्रदाय मुझे बहुत पहले से ही आंखों में चुभने वाले लगते हैं। अगर अशोक नगरी की खातिर नहीं तो मैं उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर चुका होता। आगे तक बोलते हुए मणिकांत का स्वर बर्फीला ठंडा हो गया। जाहिर है उन्हें यह दुष्ट संप्रदाय भी नापसंद था। इन शब्दों को सुनकर शेखर ने थोड़ा सिर हिलाया, जबकि नीलभानु ने ठंडे स्वर में कहा, गणेश, निहारिका, जितनी जल्दी हो सके विभिन्न उत्तरी डोमेन के प्रमुख गुट के पुराने पूर्वजों को सूचित करें। वे सभी आधे महीने में मिलने के लिए अशोक नगरी जाने की जल्दी करें। इसके अलावा चूंकि 10 राज्य संगठन समुदाय पहले ही भूबन के साथ उत्तर की ओर बढ़ चुका है, इसलिए दक्षिणी डोमेन की ओर जाने वाले सभी ट्रांसमिशन एरे को बंद कर दें। यह महत्वपूर्ण मोड़ है, मणिकांत ने निर्देश दिया। दक्षिणी डोमेन से भिन्न दिव्य तलवार समुदाय, बीरबाहु गुरुकुल और प्रोफाउंड आइज गुरुकुल सभी उत्तरी डोमेन की सेनाएं थे। इन 3 महान संप्रदायों के सभी शिखर दिव्य पारगमन क्षेत्र के पुराने पूर्वजों ने संप्रदाय पर कब्जा कर रखा था। अतः वे 3 महान संप्रदाय सबसे शक्तिशाली थे। इसके अलावा अभी भी कई ताकतें थी जो अंतिम 7वें या 8वें चरण के दिव्य पारगमन क्षेत्र के साथ खुद के संप्रदाय को संभाले हुए थी। ये सभी गुट उत्तरी डोमेन की शीर्ष ताकतें थी। मध्य चरण के दिव्य पारगमन क्षेत्र और प्रारंभिक चरण के दिव्य पारगमन क्षेत्र की ताकतों के लिए वे भी उत्तरी डोमेन बहुत थे। बेशक दुष्ट संप्रदाय की तरह किले को संभाले रखने वाले केवल एक सोल सागर क्षेत्र मार्शल कलाकार के साथ छोटे संप्रदाय बैल के बाल जितने थे। इस दुष्ट संप्रदाय की ताकत मजबूत नहीं थी।
लेकिन संप्रदाय के एकमात्र सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ धीमंत ने किसी तरह से उत्तरी डोमेन में अशोक नगरी के एक नंबर 1 कीमिया पथ गुट के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। इसलिए भले ही इस दुष्ट संप्रदाय के बुरे कामों की कोई सीमा नहीं थी, फिर भी कोई भी उनके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करता था। दुष्ट संप्रदाय के मुख्य शिखर पर 2 छायाएं हवा में खड़ी थी। तुम लोग कौन हो? इतनी हिम्मत? मेरे संप्रदाय के मुख्य शिखर पर जबरदस्ती घुसने की हिम्मत। बात करने वाला दुष्ट संप्रदाय का एक बुजुर्ग था, लेकिन उसके सवालों में किसी भी तरह का आत्मविश्वास नहीं था। ये दोनों लोग अचानक ही प्रकट हो गए। दरवाजों से कोई खबर नहीं आई। इसके अलावा दुष्ट संप्रदाय के पास अभी भी संप्रदाय की रक्षा करने वाली बड़ी सेना थी। अगर दुश्मन हमला करने आए तो कोई प्रतिक्रिया कैसे नहीं हो सकती? इस बुजुर्ग ने सहज रूप से महसूस किया कि इन 2 लोगों से निपटना आसान नहीं है। आरव अपने हाथों को पीठ के पीछे करके हवा में खड़ा हो गया। हल्के से नीचे की ओर देखते हुए उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, आज से इस पहाड़ी का नाम दुष्ट संप्रदाय नहीं रहेगा। ये जगह हमने ले ली है, खाली कर दो। क्या? उसने क्या कहा? कब्जा कर लिया? क्या वो हमारे दुष्ट संप्रदाय को कब्जा करने के लिए ऐसी बेबुनियाद बकवास कर रहा है? उसने तो यहां तक कह दिया कि अभी हमारे दुष्ट संप्रदाय का नाम ही मिटा दिया जाएगा। हाँ, क्या ये लड़का दिमाग से नरम है? हाँ, हमारा दुष्ट संप्रदाय अशोक नगरी की अधीनस्थ शक्ति है। हमें भड़काने की हिम्मत कौन करता है? हे, इतने सालों में कितने लोग मेरे दुष्ट संप्रदाय को गिराना चाहते थे? क्या उनमें से हर एक गायब नहीं हो गया? आरव के शब्दों ने ठहाकों की लहर पैदा कर दी। उनके दृष्टिकोण से आरव और पुरुष स्वतम यहां मजाक बनने के लिए आए थे। अगर 2 लोग दुष्ट संप्रदाय को मिटा सकते तो वे बहुत पहले ही अनगिनत बार खत्म हो चुके होते। इसके अलावा ये 2 लोग, एक प्रथम स्तर का सोल सागर क्षेत्र था, एक द्वितीय स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र था, जो दुष्ट संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और सबसे निचले स्तर के बुजुर्ग की ताकत के बराबर भी थे। उनका नाम हटाओ, मूर्खता है ना? ठीक इसी समय एक काले वस्त्र वाला आदमी मुख्य हॉल से उड़कर आरव जोड़े के सामने आया। तुम दोनों दूर से आए मेहमान हो, लेकिन मेरे दुष्ट संप्रदाय का नाम हटाने की इच्छा करना क्या थोड़ा अहंकारी नहीं है? काले वस्त्र वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या दिव्य तलवार संप्रदाय ऐसे ही आरव और 10 राज्य संगठन संप्रदाय को छोड़ देगा? अगर नहीं तो क्या क्या परेशानी आने वाला है आरव के लिए? उत्तरी डोमेन में आरव की वर्तमान माता पिता किस स्थान पर गए हुए थे? क्या आरव उन्हें ढूंढ पाएंगे? इस दुष्ट संप्रदाय का क्या मामला है? क्या आरव उस संप्रदाय को नष्ट कर देगा? क्या लगता है आपको? चलिए ये सारे सवालों का जवाब अगले कुछ एपिसोड्स में सुनते हैं। आज स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। नमस्कार।